हेलो गाइस, आज से मैं एक न्यू ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है वंडरफुल वर्ल्ड। और ये बेसिकली एक रिवेंज मिस्ट्री सीरीज है। कहानी के शुरुआत में हम एक सुयून नाम की लेडी को देखते हैं। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें एक सुन्यूल नाम का लड़का बैठा हुआ था। उसको देखकर वो शॉक हो जाती है। तभी उसे अपने फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पर वो दोनों साथ में थे। सुयून ने उससे कहा था कि अगर तुम्हें यह पढ़ने के बाद अपसेट फील हुआ तो तुम मुझे कॉल करना। तो सुन्यूल ने कहा था मुझे अब वैसा ही फील होता है क्योंकि ऐसी चीजें मुझे अब तकलीफ नहीं देती। प्रेजेंट में सुन्यूल मन में कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ क्योंकि अब तक मैंने सिर्फ तुमसे लिया ही है। और इतना बोलकर वो सोयून की तरफ बढ़ने लग जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। यहाँ से कहानी आ जाती है पास्ट में जहाँ पर हम सोयून के साथ एक यूरी नाम की लड़की को देखते हैं। पता चलता है कि सोयून एक साइकोलॉजिकल प्रोफेसर और एक राइटर थी और उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके थे। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है, सोयून का पहले 4 मिसकैरेज हो चुका था और उसके बाद उसके पहले बेटे का जन्म हुआ था। ये उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। वो अपने फैमिली के साथ बहुत खुश रहती थी। उसकी फैमिली बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली थी जैसा नॉर्मली सबको चाहिए होता है। फिर अगले सीन में सोयून किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही थी। यूरी उसे इंसिस्ट करती है कि वो भी साथ में चलेगी। सोयून कहती है तुम अपना सारा टाइम मुझ पर लगाती हो, तुम्हें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जाते वक्त सोयून कहती है मैंने गाड़ी के ट्रंक में तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है, तुम एक मैरिज पार्टी में जाने वाली हो, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए। यूरी इस बात से बहुत खुश थी कि उसके लाइफ में सोयून जैसी कोई थी जो उसकी इतनी केयर करती थी। दूसरी तरफ हम सोयून के हस्बैंड सुहो को देखते हैं। पता चलता है कि वो एक रिपोर्टर था और रिसेंटली वो एक न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी से फायर हो चुका था, इसीलिए वो किसी दूसरे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर काम कर रहा था। लेकिन लोग उसकी वीडियोस की बहुत बुराइयां करते थे, कहते थे कि वो पिछली कंपनी से फायर हो चुका है और अभी जहाँ पर वो काम करता है उस ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का वीडियो कोई देखता भी है या नहीं। यहाँ से हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहो एक एबीएस ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर काम कर रहा था। एक दिन उसका मैनेजर आकर कहता है तुम जिस केस पर काम कर रहे हो उस केस को ड्रॉप कर दो और किसी दूसरे केस पर काम करो। ये सुनकर सुहो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स को कवर करूं, तुम लोग जानबूझकर मुझे चुप रहने के लिए बोल रहे हो ताकि मैं किम जुन को प्रोवोक ना करूं। पता चलता है कि किम जुन एक मेयर था और वो बहुत ही जल्दी प्रेसिडेंट बनने वाला था और इसीलिए उसका मैनेजर उसे वो न्यूज कवर करने के लिए मना कर रहा था। वो कहता है कि वो बहुत ही पावरफुल आदमी है और उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे नहीं छोड़ेगा। सुहो कहता है इसीलिए मैं उसको एक्सपोज करना चाहता हूँ। वहाँ के सारे रिपोर्टर्स चुप थे, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम लोग खुद को रिपोर्टर्स बोलते हो, तुम सब लोग चाहते थे कि किम जोन की सच्चाई बाहर आए लेकिन तुम सबके सब उससे डरते हो। हम जैसे कॉमन लोगों के टैक्स का पैसा डेवलपमेंट के नाम पे उसके जेब में जा रहा है और ऐसी चीजों को एक्सपोज होना बहुत जरूरी है वरना ये सब कभी बंद नहीं होगा। उसका मैनेजर कहता है अगर तुमने ये सब कुछ बंद नहीं किया तो तुम सब कुछ खो दोगे। वो अपने मैनेजर से कहता है तुम खुद को रिपोर्टर बोलते हो लेकिन तुम क्वालिफाइड ही नहीं हो। अगर हम लोग कॉमन लोगों की हेल्प नहीं कर सकते हैं तो हमें रिपोर्टर्स कहलाने का कोई हक ही नहीं है। और इतना बोलकर वो अपना जॉब छोड़ देता है। प्रेजेंट में वो अपनी वाइफ का वीडियो देख रहा था जहाँ पर उसे अवार्ड मिल रहा था। उसी टाइम पर उसका बेटा गुणवू नीचे आता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसको फीवर था। अब इसीलिए वो सोयून को कॉल करता है और बताता है कि गुणवू को फीवर है लेकिन मुझे उसका दवाई नहीं मिल रहा है। सोयून उसे बता देती है कि दवाई कहाँ पर रखा है। वो कहती है कि आज संडे है, सारे हॉस्पिटल्स बंद होंगे। फिर थोड़ी ही देर में वो अपने हस्बैंड को कॉल करने का ट्राई करती है पर वो फोन उठा ही नहीं रहा था, इसीलिए वो अपनी मॉम को कॉल करती है लेकिन वो भी फोन नहीं उठा रही थी। अब उसे अपने बेटे की बहुत फिक्र होने लग जाती है, इसीलिए वो फ्लाइट छोड़कर घर पहुंचती है। वो जैसे ही घर आती है तो देखती है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। गुणवू उससे कहता है मैं आपके बर्थडे के लिए गाना गाने वाला हूँ लेकिन आप ये अभी नहीं देख सकते हो, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फिर वो जैसे ही अंदर आती है तो वो अपने हस्बैंड से कहती है मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, तुमने फोन नहीं उठाया इसलिए मुझे फिक्र हो गई। सुहो बताता है गुणवू को मैंने मेडिसिन दे दिया था, मेडिसिन लेकर वो ठीक हो गया। उसी टाइम पर सोयून नोटिस करती है सुहो कोई दवाई ले रहा था। पता चलता है कि वो एंजाइटी डिप्रेशन की दवाई थी। सोयून उसे पूछती है तुम कब से ये दवाई ले रहे हो। सुहो बताता है जब से उसने एबीएस ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन छोड़ा है तब से उसे ये प्रॉब्लम हो रही है लेकिन तुम फिक्र मत करो, अभी मैं काफी हद तक ठीक हूँ। सोयून कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ, बाकी रिपोर्टर्स के कंपैरिजन में तुमने सही किया, तुम्हारा डिसीजन सही था। उसी टाइम पर उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है। वो दोनों आकर गुणवू को ढूंढने लग जाते हैं। पता चलता है कि उनका कुत्ता भौंक रहा था और गुणवू रास्ते पर भाग रहा था। वो
दोनों उसको ढूंढने लग जाते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद सोह्यून को गुणवू का शूज मिलता है। वो बहुत डर जाती है। सोह्यून नोटिस करती है कि रास्ते पर बहुत भीड़ जमा है और वो लोग किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ जाकर पता चलता है कि गुणवू का एक्सीडेंट हो गया था। अब वो लोग तुरंत ही उसे हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। दूसरी तरफ हम यूरी को देखते हैं जो सोह्यून की मॉम के पास आई हुई थी। सोह्यून की मॉम उसके लिए बहुत सारा खाना बना रही थी क्योंकि आज सोह्यून का बर्थडे था। उसी टाइम पर उसके पास सोह्यून का कॉल आता है और उसको सारी चीजें पता चलती है। इस तरफ ये दोनों बहुत परेशान थे। सोह्यून सारा इल्जाम खुद पर लगा रही थी। वो कह रही थी अगर उसने दरवाजा बंद कर दिया होता तो गुणवू बाहर जाता ही नहीं। सुहो उसको समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसी टाइम पर उसकी मॉम और यूरी भी वहाँ पर पहुँचते हैं। तभी डॉक्टर आकर बताती है कि गुणवू बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। अगर तुम लोग उसे जल्दी लेकर आ जाते तो शायद हम लोग कुछ कर पाते। सोह्यून अपनी मॉम से कहती है हम लोग गुणवू को दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। तो उसकी मॉम कहती है अगर हमने ऐसा किया तो इसमें गुणवू को बहुत परेशानी होगी। वो एक छोटा सा बच्चा है। तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना ही होगा। तुम्हें उसे जाने देना होगा। सोह्यून कहती है गुणवू उसके बिना सोता तक नहीं है तो वो उसको कैसे जाने दे सकती है। तो उसकी मॉम कहती है तुमने उसकी बॉडी को देखा है? उसके पूरे बॉडी पर निडल्स लगा हुआ है। वो एक छोटा सा बच्चा है और वो बहुत तकलीफ में है। तुम्हें उसे जाने देना होगा। अपने बेटे को जाने देना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसे याद आने लग जाता है कि कैसे उसका बचपन उसके साथ में बीता है। वो धीरे धीरे कैसे बड़ा हुआ, उसने कब चलना शुरू किया। फिर जब वो आईसीयू में आती है तो गुणवू के शरीर को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसका पूरा शरीर मशीन से भरा हुआ था। वो गुणवू से कहती है अभी हमें घर जाना होगा। 2 दिन के बाद हम लोग पिकनिक पे जाने वाले थे। उसी मोमेंट पर उसकी हार्ट बीट रुक जाती है। यहाँ से हमें गुणवू के मेमोरियल का सीन दिखाया जाता है। सोह्यून को उसकी मेमोरीज याद आने लग जाती है और वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा जा चुका है। फिर वहाँ से वो उसी जगह पर आती है जहाँ पर गुणवू का एक्सीडेंट हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और इस चीज को डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये सारा कुछ न्यूज में ब्रॉडकास्ट हो जाता है। सोह्यून को रिसेंटली एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला था। इसी वजह से ये न्यूज वायरल हो जाता है और साथ ही में उस आदमी को भी पकड़ लिया गया था जिसने ये एक्सीडेंट किया था। एक्सीडेंट करके वो आदमी वहाँ से भाग गया था। उसने उस बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की और इसी वजह से उसकी डेथ हो गई क्योंकि वो टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाया। अब यहाँ से हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। प्रोसिक्यूटर पूछता है जब गुणवू को हॉस्पिटल लाया गया था तब उसकी कंडीशन कैसी थी। डॉक्टर बताती है कि उसका ब्लीडिंग ब्रेन तक पहुंच गया था, इसीलिए हम उसकी ब्रेन की सर्जरी नहीं कर पाए। फिर प्रोसिक्यूटर पूछता है अगर उसे तुरंत हॉस्पिटल लाया गया होता तो क्या कंडीशन डिफरेंट होती। डॉक्टर बताती है उसको सेरेब्रल हेमरेज हुआ था और इसको इमीडिएटली अटेंशन मिलना चाहिए। अगर उसे टाइम पर लाया गया होता तो आज वो जिंदा होता। उसी टाइम पर डिफेंडेंट का लॉयर कहता है कि डिफेंडेंट ने बच्चे को कार के अंदर रखा था ताकि उसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, लेकिन बच्चे की सांसें नहीं चल रही थी। इसी वजह से डिफेंडेंट डर गया और वो डर के वहाँ से भाग गया। अब सोह्यून से सवाल पूछा जाता है। लॉयर उससे पूछता है विक्टिम को उस दिन फीवर था लेकिन फिर भी तुम अपने बिजनेस ट्रिप पर गई। सोह्यून बताती है मेरे जाने से पहले वो बिल्कुल ठीक था। फिर वो पूछता है इंसिडेंट होते वक्त तुम कहाँ पर थी। सोह्यून बताती है कि वो घर में थी और उसका बेटा गार्डन में था। लॉयर कहता है तुमने अपने बच्चे को फीवर में घर के बाहर ही छोड़ दिया। सोह्यून कहती है गुणवू अकेले में कुछ करना चाहता था इसीलिए मैं उसका इंतजार कर रही थी। फिर वो कहता है नॉर्मली जब बच्चे बाहर जाते हैं तो कोई उनके लिए दरवाजा खोलता है। फिर वो पूछता है उस दिन घर आने वाली तुम लास्ट इंसान थी, इसका मतलब दरवाजा तुम्ही ने खोला और तुम अंदर जाते वक्त दरवाजा बंद करना भूल गई। अब वो याद करने लग जाती है कि क्या सच में वो दरवाजा बंद करना भूल गई थी, लेकिन उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लॉयर कहता है इसका मतलब तुम्हें आइडिया तक नहीं था कि तुम्हारा बेटा घर से बाहर चला गया। तुम एक माँ होकर खुद घर के अंदर थी और तुमने अपने बच्चे को घर के बाहर छोड़ दिया, वो भी फीवर में। सोह्यून बुरी तरीके से टूट गई थी। वो हर टाइम यही सोचती रहती थी कि वो जल्दी दुनिया से चली जाए। वो अपने बेटे को बहुत याद करती थी। फिर हमें फाइनल ट्रायल का दिन दिखाया जाता है। अब जज ये फैसला सुनाता है कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं है और इसी वजह से उसे नॉट गिल्टी बोलकर छोड़ दिया जाता है। ये सुनकर सारे ही लोग भड़क जाते हैं। आगे जज बताता है सारे एविडेंस और विटनेसेस के स्टेटमेंट को इंक्लूड करके डिफेंडेंट के ऊपर चार्जेस तो सही लगे हैं, लेकिन डिफेंडेंट ने अपना क्राइम कन्फेस किया और उसे इस बात का पछतावा है। डिफेंडेंट को समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए था क्योंकि वो बहुत डर गया था और यही सब कंसिडर करके डिफेंडेंट को 2 साल और 6 महीने की सजा होती है, लेकिन कंडीशन ये था कि उसके सेंटेंस को 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, यानी कि टेक्निकली उसे सजा ही नहीं मिली थी। ये सब देख
देखकर सुहो बहुत भड़क जाता है। वो कहता है कि तुमने 6 साल के बच्चे की जान ले ली और तुम्हें नॉट गिल्टी बोलकर छोड़ दिया गया। वो एकदम से उस आदमी को मारने आ जाता है। वो आदमी सबके सामने माफी मांगने का नाटक कर रहा था और कह रहा था कि मैं इस चीज को जिंदगी भर रिग्रेट करूंगा। सारे लोग कोर्ट से चले गए थे लेकिन सोयून अभी भी वहीं पर थी। अगले सीन में हम उसी क्रिमिनल को देखते हैं जो अभी अभी कोर्ट से बाइज्जत बरी होके निकला था। यहाँ पर वो किसी से बात कर रहा था, बता रहा था कि उसके सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। पता चलता है कि वो जिससे बात कर रहा था ये वही आदमी था जिसका नाम किम जुन था, जिसको सुहो एक्चुअली में एक्सपोज करने वाला था। यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ था। फिर वो आदमी आराम से केक लेकर घर जा रहा था। उसने एक बच्चे की जान ले ली थी, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो फोन पे कह रहा था कि वो तो जा चुका है, अब मैं उसके बारे में क्यों बात करूं, मेरे पास उस बच्चे की केयर करने का कोई टाइम नहीं है। उसी टाइम पर सोयून उसके सामने आ जाती है। वो उसे गुणवू से माफी मांगने को कहती है। ये सुनकर वो आदमी हंसने लग जाता है और कहता है अब मैं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। तुम किस्मत वाली हो जो तुम मेरे जैसे इंसान से मिली। लेकिन सोयून उसे बार बार माफी मांगने को कह रही थी। वो कहती है तुमने उसके बेटे की लाइफ खराब कर दी। लेकिन उस आदमी के चेहरे पे जरा भी रिग्रेट नहीं था। वो उल्टा उसका फोटो फ्रेम पटक देता है। वो उसका पैर पकड़ के बार बार यही बोल रही थी कि उसके बेटे से माफी मांगो। वो कहती है कि ये सब बहुत गलत है, उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है और तुम इतने आराम से कैसे जी सकते हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो आदमी कहता है तुम्हें पता भी है इस टाइम पर मैं कितने बिजनेसेस में इन्वॉल्व हूँ। तुम्हारे बेटे की वजह से मैंने कितने सारे डील लूज कर दिए हैं। अगर उसे मरना ही था तो वो किसी और के गाड़ी के सामने आता। फिर वो कहता है इसको हम और बड़ी बात नहीं बनाते हैं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो जिंदा है उन्हें तो जिंदा रहने दो। अब सोयून को बहुत गुस्सा आ गया था। वो गाड़ी में बैठती है और सीधा उस आदमी को हिट कर देती है और कहती है कि यही मेरा आंसर है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर सोयून को जीवों के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया गया था। प्रोसिक्यूटर बताता है कि सोयून ने बिना किसी मोटिव के रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ किया है, इसीलिए प्रोसिक्यूशन रिक्वेस्ट करता है कि सोयून को 10 साल की सजा होनी चाहिए। तभी सोयून की लॉयर बोलती है कि उस टाइम पर वो मेंटली अनस्टेबल थी और उसने अपने सारे क्राइम को कन्फेस कर लिया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग सोयून के साथ थोड़ा लीनियंट रहे। अब जज सोयून को अपना स्टेटमेंट देने के लिए बोलता है। सोयून कहती है जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही ज्यादा गलत था, लेकिन अगर वो टाइम में दोबारा जाएगी तब भी वो वापस से वही करेगी जो उसने पहले किया। वो कहती है मुझे कोई भी लीनियंसी नहीं चाहिए। अब ये सारा न्यूज हर जगह वायरल हो जाता है। सोयून एक बहुत बड़ी ऑथर थी और रातों रात उसकी इमेज खराब हो जाती है। सब लोग उसको मर्डरर कहने लग जाते हैं। तो वो उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने की कोशिश करूंगा। फिर हम देखते हैं सुहो सोयून के केस को कवर कर रहा होता है। वो बताता है कि सोयून का आज पहला मर्डर ट्रायल था। वो बताता है कि कोर्ट ने ये कंसिडर किया है कि ये एक रिवेंज मर्डर है जिसके लिए सोयून को 7 साल की सजा हो गई है। सुहो इस चीज को अच्छे से बोल नहीं पा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहा था। वो बताता है कि वो बस एक माँ थी जिसने अपने बच्चे को खोया था, लेकिन कोर्ट ने उस आदमी को माफ कर दिया और कोर्ट सोयून को क्रिमिनल बोल रहा है। वो कहता है आप सब लोगों को एक बार सोचना चाहिए, सोयून के पास और कोई चॉइस नहीं था। ये सब बोलने की वजह से उसका मैनेजर उसे फायर कर देता है क्योंकि उसने कुछ और ही बोलने के लिए बोला था और सुहो सोयून के फेवर में बात कर रहा था। दूसरी तरफ हम सोयून को देखते हैं जिसे जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके लिए बहुत सारे लेटर्स आते थे। सुहो उससे मिलने की भी कोशिश करता था, लेकिन सोयून हर बार मना कर देती थी। इसीलिए वो उसके लिए एक पेटिशन फाइल भिजवाता है और साथ ही में उसने एक लेटर भी लिखा था। लेटर में वो लिखता है मुझे पता है तुम्हारे लिए मुझसे मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा और जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ वो सब कुछ मैं करने की कोशिश करूंगा। अब सुहो अपने बेटे के एक्सीडेंट केस को दोबारा से स्टडी करना स्टार्ट करता है। जिस इंसान ने गुणवू को मारा था वो बहुत ही बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी का सीईओ था। जब वो उसका ब्लड अल्कोहल लेवल चेक करता है तो उसे बिल्कुल भी ट्रेसेस नहीं मिलते। सुहो समझ गया था कि जरूर उसके मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ मैनिपुलेशन करने की कोशिश की है। अब इसी के बारे में पता लगाने के लिए वो एक होटल में जाता है। उस होटल में वो आदमी एक्सीडेंट के दिन आया था, उसे वहाँ का फुटेज मिल जाता है। वो जैसे उस
फुटेज को जूम इन करता है तो उसे वहाँ पर वही पॉलिटिशियन किम जुन दिखता है। फिर हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे ही औरतें काम कर रही थी। उस टाइम पर सिलाई करते वक्त सोयून को वहाँ पर एक कार्टून का पिक्चर मिलता है जो देखकर उसको गुणवू की याद आने लग जाती है, क्योंकि गुणवू ने एक बार ऐसा ही टी शर्ट पहना था। ये सब याद करके वो इतनी इमोशनल हो जाती है कि उसको होश तक नहीं था कि कपड़े के जगह पर वो अपने हाथ पर ही मशीन चला रही है। तभी वहाँ की औरत उसे देख लेती है और सारे लोगों को चिल्लाकर बुलाती है। सोयून ने अपना हाथ बुरी तरीके से इंजर्ड कर लिया था। जब सारे लोग उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे उसी टाइम पर हम वहीं पर सोन्यूल को देखते हैं। सोयून अभी भी अपने बेटे के बारे में ही सोच रही थी। वो लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो उसके आसपास कोई भी नहीं था। वो हर जगह सबको ढूंढने लग जाती है। उसी टाइम पर उसे याद आता है जब वो एयरपोर्ट से घर आई थी तब उसने दरवाजा बंद किया था। अब यही सब सोचकर उसकी हालत और खराब होने लग जाती है। डॉक्टर सोयून की मॉम को बताता है कि सोयून अपने ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आई है। वो अपने पास्ट इवेंट में फंस के रह चुकी है। उसकी मॉम आकर उसे बहुत डांटती है, कहती है तुम अपने साथ ये सब क्यों कर रही हो। सोयून बताती है कि उसको पूरा भरोसा है, उसने दरवाजा बंद किया था। उसकी मॉम कहती है अब इस चीज का क्या मतलब बनता है, तुम अपने पास्ट में ऐसे अटक के नहीं रह सकती हो। लेकिन सोयून बार बार एक ही बात बोल रही थी कि उसने दरवाजा बंद किया था, तो आखिर गुणवू वहाँ से बाहर कैसे निकला। वो खुद से दरवाजा नहीं खोल सकता था। वो कहती है उसे दोबारा से चेक कर लेना चाहिए था, और इतना बोलकर वो अपना हाथ पटकने लग जाती है। दूसरी तरफ हम सुहो को देखते हैं जो गुणवू के एक्सीडेंट केस को स्टडी कर रहा था। उसको पता चलता है कि जो जीवुंग का लॉयर था वो एक्चुअली में किम जुन के साथ ही कॉलेज में पढ़ चुका था, यानी कि वो किम जुन को पहले से ही जानता था। और जिस आदमी ने एक्सीडेंट किया था वो भी किम जुन के कांटेक्ट में था। यहाँ तक कि उस केस का जज भी किम जुन के कांटेक्ट में था, यानी कि यहाँ पर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ था। तभी उसे याद आता है कि ट्रायल के टाइम पर वो आदमी जज से आई कांटेक्ट कर रहा था। फिर अगले सीन में किम जुन उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो वो उससे पूछता है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। किम जुन उससे कहता है मुझे पता है तुम मुझे एक्सपोज करना चाहते थे, और मुझे ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मुझे पता है तुमने उस होटल के वेटर के थ्रू वहाँ का वीडियो फुटेज निकलवाया। तुम्हें कुछ पता चला क्या। तो वो कहता है मुझे पता चला है कि जिस आदमी ने गुणवू का एक्सीडेंट किया था तुम उस आदमी से बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, और एक्सीडेंट के दिन तुम उसके साथ बैठकर ड्रिंक भी कर रहे थे। किम जुन कहता है अगर वो मेरे साथ था तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो ड्रिंक कर रहा था। सुहो कहता है अगर वो ड्रिंक नहीं कर रहा था तो तुमने अपने सारे पर्सनल कनेक्शन को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों यूज किया। किम जुन पूछता है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या। सुहो कहता है जो पुलिस रिकॉर्ड को मैनिपुलेट कर सकता है, जो जज उसे सस्पेंडेड सेंटेंस दे सकता है, यहाँ तक कि उसका अटर्नी, तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे। इन सारे ही लोगों का तुमसे कनेक्शन है। फिर वो कहता है तुम नेशनल असेंबली के मेंबर हो और तुमने इतनी मेहनत की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ को प्रॉब्लम से निकालने के लिए। क्या उस आदमी का उसी डेवलपमेंट से कनेक्शन है जो डेवलपमेंट तुम करवा रहे थे। उसी डेवलपमेंट को मैं एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता है कि वो आदमी उसी डेवलपमेंट कंपनी का सीईओ था। इसका मतलब वो तुम्हारा राइट हैंड मैन था जो तुम्हारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तुम्हारी मदद कर सकता था, और वही आदमी तुम्हारे मनी लॉन्ड्रिंग में तुम्हारी मदद कर रहा था। क्या इसीलिए तुम उसको बचा रहे थे। किम जुन कहता है मुझे लगता है तुम बिल्कुल भी डरते नहीं हो। सुहो कहता है मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। डर तो तुम्हें लगना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। वो कहता है मुझे पता है तुम ये सब कुछ कवर अप करना चाहते हो, लेकिन मैं सब कुछ एक्सपोज करके ही रहूंगा। तभी किम जुन उसे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो सुहो के घर का वीडियो फुटेज दिखाता है और कहता है अगर मैंने ये चीज सोयून को दिखा दी तब वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्या वो इस चीज को सहन कर पाएगी। ये सब देखकर सुहो बहुत डर गया था। उस फुटेज में बस इतना ही दिख रहा था कि वहाँ का दरवाजा बंद था। इसके अलावा उस वीडियो में क्या था ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। इस तरफ जेल में बहुत सारे लोग सोयून का मजाक उड़ा रहे थे। उसके हाथ में चोट लगा था, फिर भी वो लोग उसे काम करने के लिए बोल रहे थे। वो कह रहे थे उसे इतना चोट लगा है, लेकिन फिर भी वो एक बार भी नहीं चिल्लाई, शायद उसे दर्द ही नहीं हो रहा था। वहीं पर एक यूंगजा नाम की लेडी थी जो सोयून का साथ देती है। वो कहती है इसने अपने बच्चे को खोया है, उस दर्द के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है। वो सोयून को कोई भी काम करने नहीं दे रही थी, उसका सारा काम वो खुद ही करने लग जाती है। सोयून उससे पूछती है आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो यूंगजा कहती है तुम्हें देखकर मुझे अपनी याद आती है, पहले मैं तुम्हारी ही तरह थी, बहुत साल पहले मेरी लाइफ भी ऐसी ही थी,
फिर मैंने अपने सारे स्ट्रेंथ को यूज किया ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। फिर देखते ही देखते वो दोनों बहुत ही क्लोज हो गए थे। एक दिन कुछ बच्चे क्रिसमस के कैरल सिंगिंग के लिए आए हुए थे। बच्चों को देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे गुणवू की याद आ रही थी क्योंकि वो भी उसके साथ ऐसे ही सिंगिंग करती थी और जो उन बच्चों से कैरल सिंगिंग करवा रहा था वो और कोई नहीं बल्कि सुनियोली था। अगले सीन में हम सुहो को देखते हैं जो किमजुन की बातें याद कर रहा था। किमजुन ने उसे पूछा था, क्या तुम्हारे पास सच में खोने के लिए कुछ भी नहीं है? अगर सोयून ने ये देख लिया फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? साथ ही में किमजुन ने उसे एक जॉब ऑफर दिया था और एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी साइन करवाया था। दूसरी तरफ सोयून के मॉम के पास सुहो की मॉम आई हुई थी। वो कहती है उसका बेटा अकेला ही रह गया है। यूरी कहती है हम सुहो के लिए खाना लेकर जा रहे थे तो सुहो की मॉम कहती है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो घर पर नहीं रहेगा, वो अब दूसरे शहर में रहने वाला है। यूरी पूछती है फिर सोयून का क्या होगा? तो सुहो की मॉम कहती है ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम है, इससे अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर वो दोनों सोयून से मिलने के लिए आते हैं। यूरी सोयून से पूछती है तुमने कोर्ट में वो सब क्यों बोला कि तुम्हें कोई लेनियंसी नहीं चाहिए? अगर तुमने ऐसा नहीं बोला होता तो तुम्हें इतनी लंबी सजा नहीं मिलती। सोयून कहती है मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था और मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। फिर यूरी उसको बताती है कि सुहो को एक करस्पॉन्डेंट बनने का ऑफर मिल गया है, पता नहीं वो कितने टाइम के लिए बाहर रहेगा। यूरी उससे कहती है तुम्हें सुहो से मिलना चाहिए, जब भी वो तुमसे मिलने के लिए आता है तब तुम मना कर देती हो। मुझे लगता नहीं कि वो बाहर जाना चाहता है, तुम्हें उससे मिलकर बात करनी चाहिए। फिर अगली बार सुहो जब उससे मिलने के लिए आता है तो सोयून उससे मिलने के लिए मान जाती है। सोयून उससे सॉरी बोलती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे क्या बोलूंगी, इसीलिए मैं तुमको फेस नहीं करना चाहती थी। तो वो कहता है चाहे तुम कुछ भी बोलो मैं तुमसे हमेशा ही मिलने के लिए आता। फिर सोयून उससे कहती है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, तुम आज के बाद मुझसे यहाँ मिलने कभी मत आना। आज लास्ट डे है जहाँ पर हम एक दूसरे को देख रहे हैं और मैं तुमसे ये बात मिलकर बोलना चाहती थी। मेरे लिए तुम्हें देखना बहुत ही मुश्किल है। तो वो कहता है कुछ टाइम की बात है, उसके बाद हम दोबारा से साथ में रहेंगे। सोयून कहती है कि वो एक मर्डरर है, अगर तुम एक मर्डरर के साथ रहे तो तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये सब सुनकर सुहो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसी टाइम पर वो कहता है मुझे लगता है मैं जल्दी ही करस्पॉन्डेंट बनने वाला हूँ, अगर ऐसा हुआ तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। सोयून कहती है हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सारा कुछ यहीं पर खत्म होता है। तो वो उससे पूछता है तो मुझे रोकोगी नहीं, लेकिन सोयून कुछ भी नहीं बोलती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सुहो शहर छोड़कर जा चुका था और ऐसे करते करते काफी साल बीत जाते हैं। यहाँ पर ह्यूंगजा कोई ड्राइंग बना रही थी। सोयून पूछती है अब क्या बना रहे हो? ह्यूंगजा कहती है ये वही जगह है जहाँ पर मैं जाना चाहती हूँ। वो कहती है वहाँ पर एक बहुत ही पुराना पेड़ है, लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर उस पेड़ को टच करके तुमने कोई भी विश मांगा तो तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। सोयून पूछती है आपकी विश क्या है? ह्यूंगजा कहती है मेरी विश ये है कि मेरी वजह से जितने भी लोगों को लाइफ में तकलीफ हुई है मैं चाहती हूँ उनको खुशी मिले। सोयून कहती है हम दोनों साथ में वहाँ पर जाएंगे। ह्यूंगजा कहती है ये पॉसिबल नहीं है, उसको आज ही पता चला है वो जल्दी ही मरने वाली है, उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये सब सुनकर सोयून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो उसे अपनी डायरी देती है जिसमें एक फायर न्यूज के बारे में आर्टिकल लिखा हुआ था, जहाँ पर लिखा था कि उस आग में 4 लोगों की मौत हो चुकी थी और वहाँ पर बस एक 8 साल का बच्चा था जिसकी जान बच गई थी। वो बताती है पहले मैं तुम्हारी तरह ही थी, मुझे भी रिवेंज चाहिए था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं ह्यूंगजा को पता चला था कि उसके हस्बैंड का अफेयर है, इसीलिए वो उनको मारना चाहती थी और इसी चक्कर में उसने पूरे घर को आग लगा दिया। उसे नहीं पता था कि वो फायर इतना ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा। बाद में उसे पता चला कि उस आग में एक इनोसेंट फैमिली की जान चली गई, उस आग में बस एक ही बच्चे की जान बच गई थी। वो कहती है कि उसकी वजह से उस बच्चे ने अपनी फैमिली को खो दिया और तभी से उसने ये सारे लेटर्स उस बच्चे के लिए लिखना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उस बच्चे से जाकर माफी मांगे। वो सोयून से कहती है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या तुम ये सारे लेटर्स उस लड़के को दे सकती हो? जितना तुमने सफर किया है उतना ही उस लड़के ने भी सफर किया है। फिर यहाँ से हमें 3 साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सुनियोल को देखते हैं जो एक जंकयार्ड गैराज में काम करता था। अगले सीन में हम किमजुन को देखते हैं जो एक यूनाइटेड पार्टी का कैंडिडेट था। वो कैसे भी करके इलेक्शंस जीतना चाहता था और बाकी के जितने भी कैंडिडेट्स थे वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा रहा था, लेकिन उसे एक यॉनमिन नाम के आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसे कैसे भी करके उसके खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए था ताकि वो उस चीज को यूज कर सके। इस तरफ हम सुनियोल को देखते हैं जो उसी आदमी यॉनमिन के बारे में पता कर रहा था, साथ ही में वो किसी सेफ का लोकेशन ट्रैक कर रहा था। इस तरफ किमजुन की सेक्रेटरी बताती है कि यॉनमिन किसी एकेडमी का डायरेक्टर है और उसकी वाइफ वहाँ की प्रिंसिपल है और ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत
बहुत ही अच्छी जगह है। उसी टाइम पर उसकी सेक्रेटरी बताती है कि हमारे टीम का सबसे यंगेस्ट मेंबर अपने काम पर लग चुका है। दूसरी तरफ सुनियोल उसी एकेडमी में चुपके से घुस रहा था। वो उस सेफ को बहुत ही आसानी से खोल लेता है और वहाँ का सारा एविडेंस लेकर भाग जाता है। फिर वो सारा डिटेल्स लाकर किम जोन की सेक्रेटरी को दे देता है, यानी कि वो किम जोन के लिए ही काम कर रहा था। फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जब सोयून जेल से छूट चुकी थी। जेल से निकलते ही सबसे पहले वो गुणवू के मेमोरियल के पास जाने के बारे में सोचती है। जिस बस में वो बैठी थी सुनियोल एग्जैक्टली उसी के साइड में था। सुनियोल यहाँ पर किसी के मेमोरियल के पास आया हुआ था और सोयून भी वहीं पर पहुँचती है। वो अपने बेटे को याद करके बहुत इमोशनल हो रही थी। तभी एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। उसी टाइम पर सुनियोल छाता लेकर सोयून के पास आता है। वो पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है तुम ये छाता रख सकती हो, लेकिन सोयून कुछ भी नहीं बोलती। उसी टाइम पर वो गुणवू के मेमोरियल की तरफ देखता है और एकदम से छाता लेकर दोबारा से सोयून के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो छाता लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो सुनियोल उससे कहता है अगर तुम ऐसे बारिश में भीगोगी तो गुणवू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इतना बोलकर वो उसके हाथ में वो छाता थमा देता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में हम सुनियोल को देखते हैं जो किसी के मेमोरियल के पास आया हुआ था और वहीं पर सोह्यून भी थी। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और सुनियोल छाता लेकर सोह्यून के पास आता है। वो पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तुम ये छाता रख सकती हो। तो सोह्यून मना कर देती है। तभी वो गुणवू के मेमोरियल की तरफ देखता है और दोबारा से सोह्यून के पास जाता है। वो कहता है तुम ये छाता रख सकती हो, लेकिन सोह्यून छाता लेने के लिए तैयारी नहीं थी। तो सुनियोल उससे कहता है अगर तुम ऐसे बारिश में भीगोगी तो गुणवू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इतना बोलकर वो उसके हाथों में छाता थमाकर चला जाता है। फिर वहाँ से सोह्यून अपने मॉम के घर आती है। उसकी मॉम उसे देखकर बहुत इमोशनल हो गई थी। वो कहती है कि तुम घर आ चुकी हो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि गुणवू की जगह कोई नहीं ले पाएगा, लेकिन तुम्हारे पास मैं हूँ और यूरी भी है। सोह्यून कहती है फिक्र मत करो, मैं कभी भी कोई गलत स्टेप नहीं लूंगी जिससे आपको तकलीफ हो, और मैंने गुणवू को प्रॉमिस किया है कि मैं सरवाइव करने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं जो कुछ मॉडल्स का फोटो शूट करवा रही थी। वो जैसे ही अपने स्टोर के अंदर आती है तो सोह्यून वहीं पर बैठी हुई थी। सोह्यून को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। सोह्यून उसे थैंक यू बोलती है उसकी मॉम का ध्यान रखने के लिए। तो यूरी कहती है तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। वो कहती है जब वो एक अनाथ हो गई थी तब तुमने और तुम्हारी मॉम ने मेरा ध्यान रखा था, फिर जो मैं कर रही हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। सोह्यून उससे कहती है तुम्हें सक्सेसफुल देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। यूरी कहती है अब तुम्हारा टर्न है, तुम्हें दोबारा सब कुछ शुरू करना होगा। फिर अगले सीन में सोह्यून पुलिस स्टेशन में आती है क्योंकि उसे उसी लड़के के बारे में पता करना था जिसके बारे में युंगजा ने जेल में बताया था। पुलिस बताता है कि उनका स्टेशन कुछ टाइम पहले शिफ्ट हुआ था, इसीलिए उनके पास कोई पुराने रिकॉर्ड्स नहीं है। अब सोह्यून ठान लेती है कि वो अपने आप ही उस लड़के को ढूंढेगी। पता चलता है कि जिस घर में आग लगी थी अब वहाँ पर एक रेस्टोरेंट बन चुका था। फिर वो एक ऑफिस में आती है। वहाँ की लेडी बताती है कि यहाँ पर एक साइकोलॉजी काउंसलर का रिकॉर्ड है, तुम उनसे जाकर बात करो। अब वो उसी काउंसलर से बात करने के लिए हांगकांग यूनिवर्सिटी जाती है। वो जैसे ही क्लास के बाहर पहुंचती है तब उसे याद आता है कि वो भी क्लास के बच्चों को ऐसे ही पढ़ाती थी, क्योंकि सोह्यून पहले एक प्रोफेसर हुआ करती थी और एक बार क्लास के बच्चों ने उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। सारे बच्चे उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो लोग उसे बहुत एडमायर करते थे। फिर अंदर आकर वो उसी प्रोफेसर से मिलती है। प्रोफेसर बताती है मैं उस लड़के से मिली थी, वो अपने पहले सेशन से ही बहुत डरा हुआ था, उसको आग से बहुत डर लगता था, इस वजह से वो काफी टाइम तक ठीक से सो भी नहीं पाया, लेकिन लास्ट में उसने ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया, इसीलिए हमें बीच में ही सेशन को रोकना पड़ गया। सोह्यून उस लड़के का नंबर मांगती है। प्रोफेसर बताती है उससे बात करके मुझे 10 साल हो चुका है, लेकिन मैं चेक करके बताती हूँ, मेरे पास कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर होगा। फिर अगले सीन में वो यूरी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर यूरी उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। अब उन दोनों के पास ही मैचिंग सैंडल्स थे। यूरी बताती है सुहो जल्दी ही वापस आने वाला है, क्या तुम उसे कॉल नहीं करने वाली हो। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं सोह्यून ने यूरी को एक डाइवोर्स एप्लीकेशन दिया था और कहा था कि सुहो को दे देना। ये सुनकर यूरी भड़क जाती है। सोह्यून कहती है मैं नहीं चाहती हूँ कि सुहो मेरी लाइफ से जाए, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। उस इंसान से मैंने बहुत प्यार किया है, पर अगर मैं उसके साथ में रही तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। प्रेजेंट में वो अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी उसे याद आता है वो
अपने फैमिली के साथ कितनी खुश थी। अब यही सब सोचकर वो अपने घर के अंदर जाती है। उसे बार बार अपने फ्लैशबैक का सीन याद आ रहा था जहाँ पर वो तीनों एक साथ में थे। तभी उसे ऐसा फील होता है कि गुणवू उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। वो उसका सारा सामान देखकर बहुत रोती है। फिर वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है तभी अचानक से वो दरवाजा बंद करती है। उस टाइम पर दरवाजा लॉक होने का एक आवाज आता है। तभी सोयून को याद आता है कि उस दिन भी ऐसा ही आवाज आया था, यानी कि उस दिन उसने दरवाजा बंद किया था। उसी टाइम पर उसके पास उस प्रोफेसर का कॉल आता है। वो बताती है कि जिस लड़के को तुम ढूंढ रही थी उसके बारे में मुझे पता चल गया है, इसीलिए सोयून उसी एड्रेस पर जाती है। वहाँ का आदमी बताता है कि वो लड़का अभी घर पर नहीं है, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो कहाँ पर काम करता है। दूसरी तरफ हम सुन्यूल को देखते हैं जो किसी पॉलिटिशियन जुसुक का पीछा कर रहा था। वो पॉलिटिशियन अपने फार्म हाउस पर आता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां भी थी। अब सुन्यूल उनका फोटोज क्लिक करके एविडेंस बना लेता है। वो अपना काम करके निकल ही रहा होता है तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। सुन्यूल वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर और लोग आ जाते हैं। वो उन सारे लोगों को मार के वहाँ से भाग जाता है। इस तरफ सोयून एक जंक यार्ड में आई हुई थी उसी लड़के के बारे में पता करने के लिए। उसी टाइम पर सुन्यूल उसके सामने से गुजरता है, यानी कि जिस इंसान को वो ढूंढ रही थी वो सुन्यूल ही था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो पहले भी मिल चुके थे। सुन्यूल उससे पूछता है, मैं क्यूरियस हूँ, आखिर तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो? सोयून कहती है, किसी ने मुझे तुमसे मिलने के लिए बोला था। फिर वो उसे वही डायरी देती है जो उसे ह्यूंगजा ने दिया था, जिस डायरी में उसने सुन्यूल के लिए बहुत सारे लेटर्स लिखे थे और साथ ही में वहाँ पर एक बैंक का पासबुक भी था जिसमें उसने उसके लिए बहुत सारे पैसे सेव करके रखे थे। सोयून उससे कहती है उनको अपने किए पर पछतावा है, इसीलिए उसने तुम्हारे लिए बहुत सारे अपॉलॉजी लेटर्स लिखे हैं। सुन्यूल कहता है, फिर मैं क्या करूं? क्या तुम उसका लेटर्स डिलीवर करने के लिए आई हो, वो भी उस इंसान का जिसने उसके पेरेंट्स की जान ले ली? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सोयून कहती है, क्योंकि ह्यूंगजा ऐसा नहीं कर सकती है। वो खुद से तुम्हारे पास ये लेटर्स लेकर नहीं आ सकती है क्योंकि वो मर चुकी है और वो अपने लास्ट मोमेंट तक तुमसे माफी मांग रही थी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। वो यही उम्मीद कर रही थी कि तुम एक अच्छी लाइफ जियो। ये सुनकर सुन्यूल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो पूछता है, तुम्हें देखकर क्या लगता है, क्या मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ? माफी मांगने से कोई इंसान दोबारा से जिंदा नहीं हो जाता। सोयून कहती है, मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो, मैं इस चीज को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। सुन्यूल कहता है, तुम क्या जानती हो? मैं उस लेडी के बारे में कभी जानना नहीं चाहता था, मरते दम तक जानना नहीं चाहता था। तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है तुमने मुझे ये सब बताकर मेरे साथ क्या किया है। फिर अगले दिन सोयून दोबारा से सुन्यूल से मिलने के लिए जाती है क्योंकि उसने ह्यूंगजा से प्रॉमिस किया था। ह्यूंगजा ने कहा था कि उस लड़के ने बहुत सफर किया है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके पेनफुल मेमोरीज को उसके लाइफ से खत्म कर दो। लेकिन सुन्यूल उससे बात नहीं करता, इसीलिए वो पूरे टाइम उसका वहीं पर वेट करती है। ऐसे करते करते वो रोज ही उसके घर आने लग जाती है, लेकिन वो बात करने को तैयार ही नहीं था। फिर जैसे ही वो थोड़ा सा आगे आती है तो सामने एक एक्सीडेंट हुआ था। उसी टाइम पर पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि सुन्यूल वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था। वो कहता है कि वो एक चेन ढूंढ रहा है जिसके अंदर उसकी मॉम की फोटो लगी हुई है, लेकिन पुलिस वाला उसे ऐसा करने से रोकता है। वो कहता है, तुम इसे बाद में ढूंढ लेना क्योंकि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। फिर थोड़ी ही देर के बाद वो दोबारा से उसी चेन को ढूंढने के लिए जाता है। तभी सोयून उसके सामने आ जाती है और वो उसे वही चेन देती है। उसने पानी के अंदर जाकर वो चेन ढूंढ कर लाया था। फिर सुन्यूल वहाँ से जाने लग जाता है तो सोयून कहती है, जो तकलीफ तुम्हारे अंदर है वही तकलीफ मेरे अंदर भी है। वो बताती है कि उसने अपने बेटे को खो दिया है। वो कहती है उसे उस आदमी से माफी चाहिए था जिसने उसके बेटे के साथ ये सब किया, लेकिन उस आदमी ने उसके बेटे से माफी नहीं मांगा बल्कि उसने उसके बेटे की और बेइज्जती की। वो कहती है, अगर उसने माफी मांग लिया होता तो शायद मैं उसको माफ कर देती। उसने मुझे वो करने पर मजबूर कर दिया जो मैं करना ही नहीं चाहती थी, जिस बात से मुझे रोज तकलीफ होती है, ऐसा तकलीफ जो हील ही नहीं होता। इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आई। मैं नहीं चाहती हूँ कि जिस तकलीफ में मैं फंस कर रह गई हूँ तुम भी उसी तकलीफ में फंस कर रह जाओ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ह्यूंगजा से अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लो क्योंकि उसने हमेशा तुमसे दिल से माफी मांगा है। तुम अपने तरीके से अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे थे। तुमने अपने तकलीफ को कहीं दफन कर दिया था, लेकिन मैंने उस तकलीफ को दोबारा से तुम्हारे सामने ला दिया। इसीलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। सुन्यूल देखता है कि उस चेन के साथ में सोयून ने अपना फोन नंबर भी वहाँ पर लिखा था। फिर अगले सीन में हम सुहो को देखते हैं जिसको बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा था, जो कि एबीएस कंपनी के लिए ही काम कर रहा था। पता चलता है कि वो वहाँ का डायरेक्टर बन चुका था। उसी टाइम पर टीवी पे उसी पॉलिटिशियन किम जोन की न्यूज आ रही थी और साथ ही में
किम जोन ने उसे फ्लावर्स भेजे थे, लेकिन सुहो उसे गुस्से से पटक देता है। फिर अगले सीन में सोयून जैसे अपने घर आती है तो देखती है सुहो वहीं पर था। वो कहता है 6 साल हो चुके हैं जब हमने एक दूसरे को देखा था। वो उसे साथ में चलने के लिए बोलता है तो सोयून मना कर देती है। सुहो कहता है क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? सोयून कहती है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ में मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम मुझे भूल जाओ और किसी और से मिलो। सुहो कहता है मैंने कोशिश की लेकिन मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। सोयून कहती है तुम जितना ऐसे बोलोगे उतना मिजरेबल मुझे फील हो रहा है, इसीलिए तुम चले जाओ। तुम्हें अपनी लाइफ जीनी चाहिए, ऐसा करके ही तुम मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन सुहो उसको हक कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? तुम नहीं जानती हो क्या कि तुम मेरे लिए क्या हो? मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, इसीलिए हमें अभी घर जाना चाहिए। उन दोनों को साथ में देखकर सोयून की मॉम बहुत खुश थी। फिर अगले सीन में सुहो का भाई तेहो उन दोनों से मिलने के लिए आया था। सोयून कहती है मुझे बहुत खुशी हुई, तुमने मुझे वो सारे लेटर्स भेजे। उसी टाइम पर सुहो की मॉम अंदर आती है। अंदर तो वो सोयून के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव कर रही थी, पर वो बाहर आकर उससे कहती है तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया है। तुम मुझे अभी भी बहुत डराती हो। अगर तुम उस दिन घर नहीं आती तो गुणवू आज जिंदा होता। सब कुछ तुम्हारे घर आने की वजह से हुआ था। गुणवू के साथ जो भी हुआ उसमें आधी गलती तुम्हारी थी और अब तुम एक मर्डर कमिट करके वापस आ गई हो। तुम सुहो को नीचे गिराना चाहती हो। सुहो ने मुझसे कहा कि वो तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। उसने कहा कि अगर मैंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो वो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देगा, इसीलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर अगले सीन में सुहो सोयून को थैंक यू बोलता है उसे अपनी लाइफ में वापस लेने के लिए, और साथ ही में वो उसे एक गिफ्ट भी देता है। वो कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार प्रपोज किया था तब हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इसी वजह से मैं तुम्हें आज दोबारा से प्रपोज कर रहा हूँ। वो उसे थैंक यू बोलता है उसके साथ दोबारा रहने के लिए। उसी टाइम पर हम वहीं पर एक लड़के को देखते हैं जो उन दोनों को दूर से देख रहा था। फिर अगले सीन में जब वो दोनों घर आते हैं तो उनके नेबर वहीं पर थी। साथ ही में सोयून उसके बेटे हीजे से भी बात करती है। वो कहता है मुझे याद है मैं गुणवू के साथ सॉकर खेलता था। फिर अगले सीन में सुहो जब अपने ऑफिस में था तब उसका सीनियर बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी वाइफ के साथ एक स्पेशल इंटरव्यू दो, तो सुहो मना कर देता है। वो कहता है ये बहुत ही मुश्किल होगा, मैं सोयून को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता हूँ। उन लोगों को कैसे भी करके सुहो से ये काम करवाना था क्योंकि वो एबीएस ग्रुप का फेस बन चुका था। वो कहता है कि हमें चेक करना चाहिए कि उसकी मर्डरर वाइफ उसकी कमजोरी है या नहीं, इसीलिए वो लोग खुद ही सोयून को कॉल करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या तुम सुहो के साथ एक स्पेशल इंटरव्यू दे सकती हो। सोयून की मॉम कहती है तुम्हें ये बात सुहो ने नहीं बताई, फिर इसके पीछे कोई वजह होगी। अगर तुम सबके सामने आई तो तुम्हें तकलीफ होगा, इसीलिए तुम्हें ये इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग तुम्हें सपोर्ट तो करते हैं पर बहुत सारे क्रिटिसाइज भी करते हैं। इस तरफ हम उसी लड़के को देखते हैं जो सोयून और सुहो को फॉलो कर रहा था। पता चलता है कि उसके रूम में सोयून की बहुत सारी फोटोज थी और जितने भी लोगों का सोयून से कनेक्शन था उन सारे लोगों की फोटोज भी वहाँ पर लगी हुई थी। साथ ही में वो सोयून के नाम का एक एनवलप बनाता है। यहाँ पर हमें उस लड़के का चेहरा दिखाया जाता है। फिर अगले सीन में सोयून सुहो से पूछती है तुमने मुझे ये बात बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक इंटरव्यू दूं। सुहो पूछता है तुम्हें ये बात कैसे पता चली, क्या तुम्हें किसी का कॉल आया था? सोयून कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। सुहो कहता है मुझे पता है तुम ये सब कुछ मेरे लिए कर रही हो। सोयून कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती? मुझे पता है मेरी वजह से तुमने कितनी परेशानी झेली है और मैं एक ऐसे इंसान नहीं बनना चाहती हूँ जिसे तुम प्रोटेक्ट करो, बल्कि मैं एक ऐसी इंसान बनना चाहती हूँ जो तुम्हारे साथ चले। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। वहीं पर हम उस लड़के को देखते हैं जो उन दोनों का पीछा कर रहा था। वो सोयून के लिए कोई डॉक्यूमेंट लेकर आया था। इस तरफ एंकर उनसे पूछती है तुम दोनों की लाइफ कैसी चल रही है? सुहो कहता है एक बच्चे को खोने का दुख ऐसा है कि हम कभी भी उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। फिर एंकर सोयून से पूछती है हमें पता है तुम्हारा ऐसे सबके सामने आना आसान नहीं था, पर क्या तुम अपने थॉट्स शेयर कर सकती हो? सोयून कहती है मुझे पता है कुछ लोगों को मुझे देखकर अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा। वो कहती है कि वो बस एक बच्चे की मॉम थी जिस बच्चे की लाइफ उससे भी ज्यादा प्रेशियस थी। वो एक ऐसा बच्चा था जिसको स्टार से बहुत प्यार था और अब वो एक स्टार बन चुका है। मैं इस चीज को रोज एक्सेप्ट करने की कोशिश करती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। चाहे कितना भी टाइम गुजर जाए, एक बच्चे को खोने का दुख कभी भी मन से नहीं जाता है। उसी टाइम पर वो लड़का वही डॉक्यूमेंट लेकर आता है। वहाँ की एक लेडी उस डॉक्यूमेंट को सोयून के बैग के पास ही रख देती है। इस तरफ सुहो कहता है उसने और सोयून ने बहुत ही मुश्किल टाइम देखा है लेकिन उस
मुश्किल टाइम ने उन्हें और स्ट्रॉन्ग बना दिया है और वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिर सोयून जैसे अपना बैग लेने के लिए आती है तो देखती है कि सुन्यूल ने उसे कॉल किया था, इसीलिए वो उसे कॉल बैक करती है। वो कहता है मुझे नहीं पता है कि मैं उस लेडी को माफ कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं फिर भी वो डायरी पढ़ना चाहता हूँ जो सारे लेटर्स उसने मेरे लिए लिखे हैं। उसी टाइम पर वो अपने सामने वही एनवलप देखती है। एनवलप ओपन करने पर उसे एक फोटो मिलता है जिस फोटो में सुहो किसी लड़की के साथ था। ये सब देखकर सोयून बहुत डर जाती है। पता चलता है कि जिस लड़के ने सोयून को वो फोटो भेजा था वो और कोई नहीं बल्कि जीवोंग का बेटा था, जिस आदमी ने गुणवू को एक्सीडेंट में मार दिया था और बाद में सोयून ने उसकी जान ले ली थी। और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 के शुरुआत में सोह्यून को सुहो के अफेयर के बारे में पता चल गया था। वो उस फोटो को दोबारा से देखती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर ये औरत हो कौन सकती है, क्योंकि उस फोटो में उस लड़की की इमेज क्लियर नहीं थी। तभी वहाँ पर यूरी और सोह्यून की मॉम आती है और वो लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं। सोह्यून सुहो से अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी। वो बार बार उसी औरत के बारे में सोच रही थी जिसके साथ सुहो का अफेयर है। फिर अगले सीन में हम सुन्यूल को देखते हैं जिसके पास किसी सूजिन नाम की लड़की का कॉल आया था। वो उसे कहीं खाने को चलने के लिए बोल रही थी, लेकिन सुन्यूल मना कर देता है। वो कहता है उसका कोई और प्लान है। उसी टाइम पर हम देखते हैं सूजिन सुन्यूल की पिक्चर को एक कपड़े के ऊपर स्टिच कर रही थी। पता चलता है कि सुन्यूल एक्चुअली में सोह्यून से मिलने के लिए जा रहा था। उसे सोह्यून की बात याद आती है, इसी वजह से वो उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है। उसे पता चलता है कि सोह्यून को बहुत बड़ा अवार्ड मिला था और साथ ही में वो सोह्यून के बेटे के बारे में भी रिसर्च करता है। फिर अगले सीन में सुहो अपने भाई तेहो से मिलने के लिए आया था जो एक्चुअली में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर था। तेहो उससे कहता है मैं तुम्हारा ब्रॉडकास्ट देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि उसमें सोह्यून भी आने वाली है। सुहो कहता है जब से सोह्यून वो इंटरव्यू देकर आई है तब से उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तेहो कहता है ऐसा थोड़ी ना है कि तुमने सोह्यून को वो इंटरव्यू देने के लिए फोर्स किया था, उसने तो अपने मर्जी से वो इंटरव्यू दिया है। सुहो कहता है उसने वो इंटरव्यू मेरे लिए दिया है, मुझे उसे वहाँ पर जाने देना ही नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ हम सोह्यून को देखते हैं जो एक नर्सिंग होम में वॉलंटियर वर्क करने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो बार बार यही समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो औरत हो कौन सकती है। वो डेट देखकर समझ जाती है कि ये तो वही तारीख है जब सुहो उससे मिलने के लिए जेल में आया था और सोह्यून ने उससे कहा था कि तुम दोबारा से यहाँ पर कभी मत आना, मेरे लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अब उसे ये समझ में नहीं आता कि आखिर उसे वो फोटो किसने भेजा होगा। फिर वो उसी लेडी से पूछती है कि क्या तुम्ही ने वो एनवलप वहाँ पे रखा था। वो लेडी बताती है मुझे वो एनवलप किसी डिलीवरी बॉय ने दिया था। उसी टाइम पर सुन्यूल भी वहाँ पर पहुँचता है। तभी उन्हें अंदर के कमरे से कोई आवाज आती है। पता चलता है कि जो लेडी वहाँ पर एडमिट थी उसका बेटा आकर उससे पैसे मांग रहा था। वो लेडी कहती है तुमने पिछले बार भी मुझसे बहुत सारे पैसे लिए थे, तुम्हें दोबारा से पैसे क्यों चाहिए। तो उसका बेटा सारा सामान पटकने लग जाता है और जबरदस्ती उनसे पैसे मांगता है। जब सोह्यून बीच में आती है तो वो उसको भी नीचे पटक देता है। सोह्यून दोबारा से उनको बचाने की कोशिश करती है तो वो लड़का एक फ्लावर पॉट लेकर सोह्यून को मारने ही वाला था, लेकिन उसी टाइम पर सुन्यूल बीच में आ जाता है और चोट उसे लग जाती है। अब उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो उस आदमी को मारने लग जाता है। उन दोनों के बीच में बहुत हाथापाई हो गई थी जिस वजह से पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया था। सुन्यूल कहता है मेरी कोई गलती नहीं थी, सब कुछ इसी ने शुरू किया था। तो पुलिस वाला कहता है चाहे कुछ भी हो फिर भी तुम्हें क्रिमिनल चार्जेस फेस करना ही पड़ेगा अगर तुमने सेटल नहीं किया तो। वो पूछता है तुम्हारा कोई गार्डियन है क्या, तो सुन्यूल मना कर देता है। उसी टाइम पर सोह्यून आकर कहती है कि मैं इसकी गार्डियन हूँ। सुन्यूल उससे पूछता है तुमने उस आदमी के साथ सेटलमेंट क्यों किया, गलती तो उसी आदमी की थी। सोह्यून कहती है अगर मैंने सेटलमेंट नहीं किया होता तो फिर क्या तुम जेल जाते। सुन्यूल कहता है मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ भी गलत किया है। सोह्यून कहती है मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन ये दुनिया नहीं जानती है। दुनिया वालों को बस यही याद रहेगा कि तुम एक बार जेल जाकर आए हो। वो कहती है वो तुम्हें इसीलिए सब कुछ बता रही है क्योंकि उसने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ यहीं पर खत्म हो जाए। सुन्यूल कहता है जो पैसा तुमने मेरे सेटलमेंट के लिए दिया है वो सारा पैसा मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तुम मुझसे इतने कैजुअली क्यों बात कर रही हो। सोह्यून पूछती है क्या मैं तुमसे कैजुअली बात नहीं कर सकती। फिर सोह्यून उसे वही डायरी देती है जो उसे ह्यूंगजा ने जेल में
तुम्हें देने के लिए कहा था। वो कहती है अगर तुम्हें ये सब पढ़ के तकलीफ हुई तो तुम मुझे कॉल करना और तुम कोशिश करना कि तुम्हारे घाव भर जाए। उसी टाइम पर सुन्यूल कहता है कि वो फोटो एक फिल्म कैमरा के थ्रू क्लिक किया गया है, जो फोटो तुम पहले देख रही थी। पता चलता है जब सोयून उस फोटो को देख रही थी उस टाइम पर सुन्यूल ने देख लिया था। वो बताता है जिस इंसान ने उस फोटो को क्लिक किया है पक्का वो कोई प्रोफेशनल है। वो कहता है मुझे फोटोज की बहुत नॉलेज है, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। फिर वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है तो सारे लोग उसके बारे में गॉसिप करने लग जाते हैं। कहते हैं कि ये वही औरत है जिसने उस आदमी का मर्डर किया था। उसी टाइम पर सोयून के नेबर हेग्यूम वहाँ पर आती है। वो कहती है मैं घर के तरफ जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। फिर हेग्यूम उसे अपने घर लेकर आती है। सोयून उसे कहती है अगर तुम मेरे साथ घूमोगी तो लोग गॉसिप करेंगे। हेग्यूम कहती है मुझे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। गुणवू ने हमेशा उसके बेटे की बहुत हेल्प की है। जब भी उसके क्लासमेट्स उसे बुली करते थे तब गुणवू हमेशा उसे सपोर्ट करता था और गुणवू ने ये बताया था कि उसे ऐसा करने के लिए तुमने कहा था। वो कहती है तुम मुझे बहुत इंस्पायर करती हो, तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तुम सच में एक बहुत अच्छी मॉम हो। फिर सोयून जैसे ही घर आती है तो सुहो उससे पूछता है आज कुछ हुआ था क्या, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हो। सोयून कहती है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर वो उसके सामने वही फोटो रखती है और कहती है किसी ने मुझे ये फोटो भेजा है। वो पूछती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो कहती है जब हम दूर हो गए थे तब मुझे ऐसा लगा कि तुम किसी और से मिल सकते हो, अगर तुम किसी और से प्यार करने लग गए तो तब मुझे तुम्हें एक ना एक दिन जाने देना ही होगा। सुहो कहता है तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है मैं कैसा फील करता हूँ और मैं तुम्हारे पास क्यों वापस आया। वो सोयून से माफी मांगता है और कहता है ये बस उसकी एक गलती थी। वो कहता है मैं जानता हूँ मैं चाहे कुछ भी बोल लूँ, तुम्हें ये सब कुछ बहाना लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है ये सब तब हुआ जब हम दोनों दूर हो गए थे, लेकिन ये मेरे लिए कुछ भी मीन नहीं करता और अब ये सब कुछ पास्ट में है। वो कहता है पहले और अब भी सिर्फ तुम ही थी जो मेरे लिए थी। सोयून कहती है मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी, तुमने कहा कि ये सब कुछ पास्ट में था, इसीलिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी, हमें ये सब भूल जाना चाहिए। वो कहता है मैं तुम्हें दोबारा से कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। सोयून कहती है तुम उस फोटो को फेंक सकते हो, जिस दिन हम लोग ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में थे उसी दिन एक आदमी ने मुझे ये फोटो भिजवाया था। दूसरी तरफ हम सुन्यूल को देखते हैं जो टीवी पर न्यूज देख रहा था। न्यूज में बताया जा रहा था कि पॉलिटिशियन जुसुक ने किम जुन को आज बहुत सपोर्ट दिखाया और कहा कि वो अपने प्राइमरी इलेक्शन से गिव अप कर देगा। उसी टाइम पर किम जुन के सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो बताती है सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। वहीं पर हम उसी लड़की सुजिन को देखते हैं। तभी वो अपने सामने वही डायरी देखती है जो सोयून ने सुन्यूल को दिया था। सुन्यूल बताता है जिस लेडी ने उसे ये डायरी दिया है उसने आज कहा कि वो उसकी गार्डियन है, उसने कहा कि मैं जब चाहे तब उसे कॉल कर सकता हूँ। उसी टाइम पर टीवी पे वही इंटरव्यू आ रहा था जो सोयून और सुहो ने दिया था। सारे ही लोग उनका इंटरव्यू देख रहे थे। उसी टाइम पर हम उसी लड़के को देखते हैं जो सोयून के मॉम के रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। ये वही लड़का था जिसने सोयून तक वो फोटो भिजवाई थी। साथ ही में किम जुन भी वही इंटरव्यू देख रहा था। फिर अगले सीन में सुहो जब अपने ऑफिस में था तब उसका असिस्टेंट उसे एक यूएसबी देता है। पता चलता है कि वो उसी दिन का फुटेज था जिस दिन सोयून को उस आदमी ने वो फोटो दिया था। वो देखने की कोशिश करता है कि आखिर किस इंसान ने सोयून को वो फोटो दिया है। वीडियो फुटेज में वो एक लड़के को नोटिस करता है लेकिन उसका फेस कवर्ड था, इस वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता। दूसरी तरफ हम उसी लड़के को देखते हैं जो और फोटोज किसी को सेंड कर रहा था। सुहो सोयून को मैसेज करके बताता है कि मैंने सिक्योरिटी फुटेज चेक किया, वहाँ पर एक लड़का आया था लेकिन मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया। वहीं पर हम यूरी को देखते हैं। वो सोयून से पूछती है तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हो। सोयून उससे कहती है जब मैंने डिवोर्स पेपर दिया था तब मैं सच में चाहती थी कि सुहो मेरी लाइफ से चला जाए। मैंने उससे ये सारी बुरी चीजें बोली, मैंने उससे कहा कि उसे किसी और से मिलना चाहिए ताकि वो मुझे भूल कर अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट कर सके, लेकिन इंसानों की फीलिंग्स बहुत ही अजीब होती है। मुझे इस बात से बहुत बुरा लगा कि एक्चुअली में वो किसी और लड़की से मिला। यूरी पूछती है तुम क्या बोल रही हो। सोयून बताती है कि सुहो किसी और औरत को डेट कर रहा था। यूरी पूछती है क्या तुम्हें ये सुहो ने बताया। सोयून कहती है मुझे सुहो ने कुछ नहीं बताया, बल्कि मुझे किसी ने एक फोटो सेंड किया था। यूरी कहती है इसका मतलब तुम्हें पता है कि वो औरत कौन है। सोयून कहती है मुझे नहीं पता कि वो औरत कौन है क्योंकि उसका फेस उस फोटो में नहीं दिख रहा था। अच्छा ही है कि मैंने उसका फेस नहीं देखा, वरना ये बात हमेशा के लिए मेरे मन में बैठ जाती। यूरी पूछती है तुम्हें सुहो ने क्या बोला, तुमने उससे बात की थी ना। सोयून कहती है मुझे सुहो ने ये बोला कि वो औरत उसके लिए कुछ भी मीन नहीं करती और वो उस औरत को याद करना भी जरूरी नहीं समझता, लेकिन मुझे ये बात समझ में
नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे वो फोटो किसने भेजा होगा, और मेरे दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही है कि आखिर वो औरत कौन हो सकती है। यूरी उसे कहती है ये सब भूल जाओ और दोबारा से पीछे मुड़कर मत देखो। सुहो ने ये बोला ना कि वो उस औरत को याद करना जरूरी नहीं समझता, इसका मतलब यही है कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, और मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ क्योंकि मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। फिर सोयून अपनी मॉम को कॉल करती है। उसकी मॉम बताती है कि मेरे पास कोई एनवलप आया हुआ है और इस एनवलप पर कुछ भी नहीं लिखा है। ये सुनते ही सोयून डर जाती है। सोयून की मॉम जैसे उस एनवलप को खोलती है तो उस एनवलप के अंदर भी वही फोटो था। उसकी मॉम उस फोटो को देखकर बहुत घबरा जाती है। फिर जैसे ही सोयून वहाँ पर पहुँचती है तो सारा सामान अंदर बिखरा पड़ा था और जमीन पर वही फोटो गिरा हुआ था। वो अपनी मॉम को हर जगह ढूंढने लग जाती है लेकिन उसकी मॉम कहीं नहीं मिल रही थी। फिर वो जैसे ही थोड़ा सा आगे आती है तो देखती है उसकी मॉम वहीं पर बैठी हुई थी। सोयून अपनी मॉम से कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम उसे डांटने लग जाती है और पूछती है क्या तुम्हें ये बात पहले से पता थी। उसकी मॉम कहती है मैं नहीं चाहती हूँ कि सुहो इतनी आसानी से इस चीज को जाने दे। मैं चाहती हूँ कि मैं उससे क्वेश्चन करूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। सोयून कहती है सुहो ने कहा कि ये सब कुछ पास्ट में था और ये तब हुआ जब हम दोनों अलग हो गए थे। उसकी मॉम कहती है तुमने अपने बच्चे को रातों रात खो दिया और तुम जेल में इतना सफर कर रही थी और ऐसे वक्त में वो ये सब कुछ कर रहा था। उसकी मॉम पूछती है क्या तुम्हें भी किसी ने वो फोटो सेंड किया था? आखिर किसने वो फोटो भेजा होगा? सोयून कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता। उसकी मॉम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि कोई दोबारा से सोयून को तकलीफ देने की कोशिश कर रहा था। वो कहती है जैसे गुणवू तुम्हारा दुनिया था वैसे तुम मेरी दुनिया हो। अगले सीन में हम सुहो को देखते हैं जो किसी को कॉल करके पूछता है क्या तुम्ही ने वो फोटो सोयून को भेजी। फिर वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ हम सुन्यूल को देखते हैं जो किसी ऑर्फनेज में आया हुआ था। वो यहाँ पर किसी लड़के के बारे में पता करने के लिए आया था। पता चलता है कि ये वही लड़का था जिसने सोयून को वो फोटो भेजी थी, और साथ ही में सुन्यूल सुजिन को भी उसी लड़के के बारे में पता करने के लिए बोलता है। सुन्यूल जैसे ही ऑर्फनेज से बाहर निकलता है तो कोई उसका पीछा करने लग जाता है। इस तरफ सोयून सुहो को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। सुहो कहता है मैं इस टाइम पे नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मैं किसी मीटिंग में हूँ। तभी वो अपने सामने सुहो को देखती है। वो समझ गई थी कि इसने झूठ बोला है, इसीलिए सोयून उसका पीछा करने लग जाती है। वो उसको फॉलो करते करते एक होटल में पहुंच गई थी। वो जैसे ही अंदर आती है तो देखती है सुहो किसी औरत से मिलने के लिए आया था और वो लेडी और कोई नहीं बल्कि उसकी नेबर हेग्यूम थी। ये सब देखकर वो एकदम से शॉक हो जाती है और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 के शुरुआत में सोयून सुहो को मिलने के लिए बुलाती है। सुहो कहता है आज मेरा मीटिंग है इसीलिए मुझे आने में देरी हो जाएगी। उसी टाइम पर वो अपने सामने सुहो को देखती है। वो समझ गई थी कि वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो उसका पीछा करने लग जाती है। पीछा करते करते वो एक होटल में पहुंच गई थी। वो जैसे ही होटल के लॉबी में पहुंचती है तो देखती है सुहो किसी औरत से मिलने के लिए आया था और ये औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी नेबर हेग्यूम थी। ये सब देखकर सोयून को ट्रॉमा लग जाता है। वो शॉक के मारे वहीं पर फ्रीज हो गई थी। उसे याद आता है सुहो ने उससे कहा था कि वो औरत उसके लिए कुछ भी मीन नहीं करती और वो उसे याद करना जरूरी भी नहीं समझता, और वो सारा कुछ पास्ट में था। उसे याद आता है कि हेग्यूम कितने प्यार से उससे बात कर रही थी। सुहो ने उससे कहा था कि वो उसे दोबारा से कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। प्रेजेंट में सोयून कुछ भी नहीं कहती और वो सीधा होटल से बाहर चली जाती है। तभी उसे याद आता है सुहो ने उससे कहा था कि वो हेग्यूम से गुणवू के मेमोरियल के पास मिला था। वो कहता है कि वो हमेशा ही गुणवू से मिलने के लिए वहाँ पर जाती थी और वहीं पर उन दोनों की मुलाकात हो गई। दूसरी तरफ हम सुन्यूल को देखते हैं। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। वो वहाँ से तेजी से निकलने की कोशिश करता है पर वो लोग उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर आगे जाकर कुछ गाड़ियों के बीच में आने की वजह से वो वहाँ से आगे निकल जाता है। फिर कुछ दूर आने के बाद वो किमजोन के सेक्रेटरी को कॉल करके बताता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। इस तरफ सोयून सुहो को मैसेज करती है। वो कहती है मुझे पता है कि इस वक्त तुम कहाँ पर हो और किसके साथ हो। ये मैसेज देखकर सुहो बहुत डर जाता है। वो बाहर आकर चेक करता है। सोयून उसे कहीं पर नहीं मिलती, इसीलिए वो सीधे घर पहुंचता है, लेकिन वो घर पर नहीं थी। फिर सोयून जैसे ही थोड़ी देर में घर पहुंचती है तो देखती है सुहो और हेग्यूम दोनों की कार घर के बाहर पार्क थी। वो समझ गई थी कि दोनों घर आ गए हैं। वो सीधा हेग्यूम से जाकर पूछती है तुम उसके हस्बैंड के साथ होटल में क्या कर रही थी। फिर वो वही फोटो दिखाकर पूछती है क्या ये औरत तुम ही हो। तो हेग्यूम उससे
माफी मांगती है। वो कहती है ये सब कुछ तब हुआ जब तुम यहाँ पर नहीं थी। हम दोनों गुणवू के मेमोरियल के पास मिले थे और सुहो को वैसी हालत में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होता था। वो कहती है उसे पता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है और उसे वहीं पर रुक जाना चाहिए था। सोयून उसे पूछती है क्या तुम्ही ने मुझे ये फोटो सेंड किया था? वो कहती है मैंने तुम्हें ये फोटो सेंड नहीं किया था और सुहो आज मुझसे इसीलिए मिलने आया था। वो मुझसे सेम क्वेश्चन पूछ रहा था। वो सोयून से बात करने की कोशिश करती है तो सोयून कहती है दोबारा से अपने मुंह से मेरा नाम मत लेना। फिर वो जैसे ही घर आती है तो सुहो उससे बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उससे गलती हो गई है लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। सोयून कहती है वो औरत हेग्यूम नहीं होनी चाहिए थी, चाहे तुम्हें कितना भी कंफर्ट क्यों ना चाहिए हो, वो औरत वो नहीं होनी चाहिए थी। मुझे पता है मैं उस टाइम पर यहाँ पर नहीं थी। मेरी मॉम ने वो फोटो देख लिया है, उन्होंने वो फोटो नहीं देखना चाहिए था। ये सुनकर सुहो शॉक हो जाता है। वो पूछता है क्या तुम्हारी मॉम को वो फोटो भेजा गया था? सुहो कहता है कोई जानबूझकर उसे डिफेम करने के लिए ये सब कर रहा है। वो कहता है मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं जल्द ही ये सब सॉर्ट आउट कर लूंगा। सोयून कहती है कुछ टाइम के लिए मैं अपने मॉम के घर में रहूंगी। अगले सीन में हम उसी पॉलिटिशियन जुसुक को देखते हैं। तभी उसके पास किम जुन की असिस्टेंट आती है। वो उससे पूछती है तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो? मुझे पता है कि वो दोनों गाड़ी तुम्हारी ही थी। जुसुक कहता है तुम ये क्या बोल रही हो? तो वो उसे वही फोटोज दिखाती है जिसमें वो लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा था। वो कहती है अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी इन फोटोज को सोशल मीडिया पर वायरल कर सकती हूँ। अगर तुमने हमें दोबारा से परेशान किया तो फिर तुम्हें परेशानी हो सकती है। अगले सीन में हम सुन्योल को देखते हैं। वो जैसे ही घर आता है तो उसके सामने वही डायरी थी। डायरी देखकर उसे सोह्यून की याद आती है क्योंकि सोह्यून ने उसे कहा था कि अगर तुम्हें ये पढ़ के तकलीफ हो तो तुम मुझे कॉल करना। तभी हम देखते हैं उसके हाथ में उसी लड़के की फोटो थी जिसने सोह्यून को वो फोटो सेंड किया था। इस तरफ सोह्यून अपने मॉम के घर आई हुई थी। वो उनसे कहती है आप जरा भी टेंशन मत लो, मैं इस बात को पता करके रहूंगी कि आपको वो फोटो किसने भेजा था। उसकी मॉम कहती है अगर तुमने पता लगा भी लिया कि वो फोटो तुम्हें किसने भेजा था उसके बाद तुम क्या करोगी, इसलिए इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो, इस चीज में इन्वॉल्व मत हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें दोबारा से तकलीफ हो। अब तुम्हें अपनी लाइफ अच्छे से जीनी चाहिए, तुम्हें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी मॉम की बात मानकर सोह्यून उस फोटो को फाड़ के फेंक देती है। फिर अगले सीन में सुहो एक डिटेक्टिव के पास आता है जो कि पहले से उसको बहुत ही अच्छे से जानता था। सुहो उसे एक पेन ड्राइव देता है और कहता है मैं किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बताता है रिसेंटली सोह्यून को किसी ने एक फोटो सेंड किया था, पता लगाकर बताओ कि ये किसका काम है। तो वो आदमी उससे वही फोटो मांगता है। फोटो देखकर वो सुहो को घूर घूर कर देख रहा था। सुहो कहता है मुझे ऐसे मत देखो, ये सब कुछ पास्ट में था। डिटेक्टिव कहता है इसका मतलब वो लोग तुम पे पहले से ही नजर रखे हुए हैं। वो पूछता है कि ये किम जुन का काम हो सकता है क्या, उसी की वजह से हम दोनों फायर हुए थे। सुहो कहता है ऐसा हो सकता है क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं है। फिर वो जैसे ही ऑफिस में आता है तो पता चलता है किम जुन उससे मिलने के लिए आया था। किम जुन कहता है मैंने तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ का इंटरव्यू देखा, देखकर ऐसा लग रहा है तुम दोनों अभी भी अच्छे से रह रहे हो। ये सुनकर सुहो को बहुत ही अजीब लगता है। बाहर आकर वो उससे कहता है रिसेंटली उसकी वाइफ के पास एक फोटो आया था। वो पूछता है क्या ये काम तुम्हारा है? अगर ये काम तुम्हारा है तो तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं सोह्यून ने अपने मॉम के रेस्टोरेंट में काम करना स्टार्ट कर दिया था और वो मैक्सिमम टाइम अपने मॉम के साथ स्पेंड करती थी। फिर जब वो घर साफ कर रही होती है तो उसे दोबारा से वही फोटो मिलता है जो उसने डस्टबिन में फेंक दिया था। वो सोचने लग जाती है कि आखिर किसने ये फोटो उसे भेजा होगा। उसी टाइम पर उसके पास सुन्योल का मैसेज आता है। सुन्योल ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, इसीलिए सोह्यून उसके लिए खाना लेकर उससे मिलने के लिए जाती है। सोह्यून उससे पूछती है तुम इतने टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हो, तुम्हें अच्छे पैसे मिलते हैं क्या? सुन्योल कहता है मुझे यहाँ पर आना पसंद है क्योंकि यहाँ पर आकर चीजें खत्म हो जाती है। सोह्यून उससे पूछती है तुम्हारा कोई रिलेटिव नहीं है क्या? सुन्योल कहता है ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे मैं अपनी फैमिली बोल सकता हूँ। फिर सोह्यून पूछती है तुम खाना कहाँ खाते हो? तो वो पीछे की तरफ इशारा करता है। वहाँ पर बहुत सारे फास्ट फूड रखे हुए थे। ये देखकर सोह्यून को बहुत बुरा लगता है। वो पूछता है क्या तुम्हें मुझ पे तरस आ रही है? सोह्यून कहती है मुझे तुम पे तरस नहीं आ रही है, तुम्हारे एज के बच्चे बाहर का खाना बहुत खाते हैं। जब मैं छोटी थी तब मैं भी खाती थी, लेकिन अगर वो खा के तुम्हें बोर हो जाए तो फिर तुम मुझे कॉल करना। फिर सोह्यून उससे पूछती है मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तब तुम्हारे शरीर पे कोई ना कोई निशान होता है, तुम्हें रोज रोज चोट कैसे लग जाती है? सुन्योल कहता है मैं एक और पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। सोह्यून कहती है इसका मतलब वो जॉब डेंजरस है। सुन्योल कहता है मुझे उसी जॉब से अच्छे पैसे मिलते हैं। सोह्यून कहते हैं पैसे मिलना अच्छी बात है लेकिन डेंजरस काम अवॉइड करो, क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती? तभी सुन्योल सोह्यून की हाथ की तरफ देखकर पूछता है तुम्हारे
तुम्हारे हाथों पर क्या हुआ? सोयून कहती है उसे चोट लगा है। सुन्यूल पूछता है क्या तुम्हें तकलीफ हुई? सोयून कहती है ऐसी चीजों से मुझे अब तकलीफ नहीं होती है। तो सुन्यूल कहता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, ऐसी चीजें मुझे दर्द नहीं देती। फिर वो उसे उसी फोटो के बारे में पूछता है। वो कहता है ये किसी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का काम नहीं है। सोयून पूछती है तुमने बस एक फोटो को देखकर ये बात कैसे पता लगा ली? सुन्यूल कहता है इस जॉब के अलावा मैं और भी जॉब करता हूँ, इसीलिए मुझे पता है और मैं लोगों को भी ढूंढ सकता हूँ। क्या तुम पता लगाना चाहती हो कि वो इंसान कौन है? तो सोह्यून मना कर देती है। फिर वो उसे कुछ दवाइयाँ देती है और कहती है मुझे पता है तुम्हें हर्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी खुद को तकलीफ मत दो। उसी टाइम पर सुजिन वहीं से गुजर रही थी। वो सोह्यून को देख लेती है। वो एकदम से आकर सुन्यूल से कहती है ये तो वही औरत है। सुन्यूल उससे कहता है अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम खा लो, वहाँ पर एक लंच बॉक्स रखा हुआ है। सुजिन पूछती है क्या ये वही औरत लेकर आई थी? वो तो बिल्कुल तुम्हारे गार्डियन की तरह बिहेव कर रही है। फिर सुन्यूल उससे पूछता है जो मैंने तुम्हें पता लगाने के लिए बोला था क्या तुमने वो पता लगा लिया? सुजिन कहती है इस बार मुझे बहुत ही बड़ी बात पता चली है। वो कहती है मैंने कुछ इलीगल गैम्बलिंग साइट्स का फुटेजेस चेक किया है और मैंने उस लड़के को ढूंढ के निकाला है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सोह्यून ने दोबारा से उस फोटो को स्टिक कर दिया था। उसे उस फोटो के पीछे किसी साइट का नाम मिलता है। तभी उसे याद आता है जब उसे पहला फोटो मिला था तो उस फोटो के पीछे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था, इसीलिए वो जाकर उसी साइट को चेक करती है जो उस फोटो पे मेंशन किया गया था। पता चलता है कि वो कोई न्यूज साइट था। उसे वहाँ पर किसी एक्सीडेंट का आर्टिकल मिलता है। सोह्यून को समझ में नहीं आता है कि आखिर इस आर्टिकल का इस फोटो से क्या कनेक्शन हो सकता है, और साथ ही में उस आर्टिकल में किसी रिपोर्टर जिनी का नाम मेंशन था, इसीलिए वो उसी रिपोर्टर के बारे में पता लगाती है। फिर वो उस रिपोर्टर को मेल लिखती है। वो उससे कहती है मैं तुमसे उसी आर्टिकल के बारे में बात करना चाहती हूँ जो तुमने 2017 में लिखा था। फिर थोड़ी ही देर में सुहो की मॉम सोह्यून को कॉल करके बुलाती है। वो उसे बहुत सारा सामान खरीद के दे रही थी। वो सोह्यून से पूछती है क्या तुम अपने मॉम के घर में रह रही हो? अगर सबको पता चल गया कि तुम्हारे और सुहो के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है तो सुहो का इमेज खराब हो जाएगा। उसने पूरे दुनिया के सामने कहा था कि तुम दोनों दोबारा से पहले जैसा रहने की कोशिश करोगे, इसीलिए कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का प्रिटेंड तो करो। तुम मुझे इन्वॉल्व होने पर मजबूर कर रही हो। तुम्हारा केयरलेसनेस यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। फिर जब सोह्यून घर पर होती है तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी। उसी टाइम पर यूरी वहाँ पर आती है। वो सोह्यून से पूछती है कुछ हुआ है क्या, लेकिन सोह्यून कोई जवाब नहीं देती, इसीलिए यूरी सुहो से मिलने के लिए जाती है। वो उससे बताती है कि सोह्यून बहुत रो रही है। तुमने पूरे दुनिया वालों के सामने प्रॉमिस किया था कि तुम दोनों अच्छी लाइफ जियोगे और तुमने अपने नेबर के साथ ही अफेयर कर लिया। तुम्हें पता है ये कितना गलत था। अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुम्हें वापस आना ही नहीं चाहिए था। सुहो कहता है मैं खुद ही ये सब इरेज करना चाहता हूँ। मैं ये सब सोचकर पागल हो रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है कि मैं सोह्यून को खो दूंगा। उसी टाइम पर हम देखते हैं हेग्यूम उन दोनों को दूर से देख रही थी। फिर अगले सीन में सोह्यून की मॉम उससे पूछती है क्या तुम काम पर वापस नहीं जाना चाहती? यूरी ने मुझे बताया तुम्हें तुम्हारे पुराने कॉलेज से ऑफर आया है। अगर तुम्हें दूसरों के सामने जाने से डर लग रहा है तो तुम दोबारा से अपनी राइटिंग चालू कर सकती हो। तुम चाहो तो बच्चों को पढ़ा सकती हो, अपनी राइटिंग चालू कर सकती हो। तुम्हारा जो मन करता है तुम वो करो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। उसी टाइम पर सोह्यून के पास उसी रिपोर्टर का कॉल आता है जिसे वो ढूंढ रही थी, इसीलिए वो उसी रिपोर्टर से मिलने के लिए जाती है। सोह्यून उसे कहती है मैंने तुम्हें एक मेल किया था। 2017 में एक एक्सीडेंट हुआ था। एक औरत को किसी ट्रक ने हिट कर दिया था। रिपोर्टर कहती है मैं ये बात सुन के बहुत ही क्यूरियस हुई कि तुम उस औरत के बारे में जानना चाहती हो। सोह्यून कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? रिपोर्टर कहती है अगर तुम्हें ये बात ना मालूम रहे तो ही अच्छा होगा। सोह्यून पूछती है क्या मेरा उस औरत से कोई लेना देना है? रिपोर्टर बताती है जिस औरत का एक्सीडेंट हुआ था उसका नाम यूनमिन है। क्या तुम्हें पता है वो कौन है? सोह्यून उससे पूछती है क्या तुम्हें याद है कि उस औरत को किस हॉस्पिटल में लेकर गए थे? अब इसी बात का पता लगाने के लिए वो सुहो के भाई तेहो को कॉल करती है जो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर था। अगले सीन में हम सुन्यूल को देखते हैं जो एक इलीगल गैम्बलिंग साइट पे आया हुआ था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं सुजिन ने उससे कहा था कि मैंने क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया है। वो लड़का एक गैम्बलिंग एडिक्ट है। उसने बहुत सारे रॉबरी और असॉल्ट भी किए हैं। वो बहुत बार जेल जा चुका है। मैंने बहुत सारे गैम्बलिंग साइट्स के फुटेजेस देखे और फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया। प्रेजेंट में सुन्यूल जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो उसे वो लड़का मिल जाता है। वो समझ गया था कि ये वही लड़का है जिसने सोह्यून को वो फोटो भेजी। वहाँ के लोग उसे मार रहे थे और कह रहे थे हमने तुमसे कहा था कि दोबारा यहाँ पर मत आना। उसी टाइम पर वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है और सारे लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। उसी
उसी बीच में मौका पाकर सुनील उस लड़के को लेकर भागने लगता है। वो लड़का इतना ज्यादा डर गया था कि वो सीधा खिड़की से नीचे कूद जाता है और नीचे कूदते वक्त उसको एक रॉड में लग जाती है। सुनील भी तुरंत ऊपर से नीचे कूदकर उस लड़के को अपने साथ ले जाता है। इस तरफ तेओ उसी औरत के बारे में पता लगा रहा था जिसके बारे में सोयून ने उसे पता लगाने के लिए बोला था। वो सोयून से कहता है मैंने उस औरत के बारे में पता लगा लिया है, वो अभी भी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है। उसी टाइम पर सुनील उसी लड़के को लेकर उसी हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां पर सोयून गई थी और दूसरी तरफ सोयून उसी लेडी यूनमिन से मिलने के लिए आई थी जिसके बारे में उसे रिपोर्टर ने बताया था। रिपोर्टर ने उसे बताया था कि यूनमिन उसी आदमी की वाइफ है जिस आदमी का तुमने मर्डर किया था, यानी उसी आदमी जीवोंग की वाइफ जिस आदमी ने गुणवू को मारा था। उसी टाइम पर सुनील भी वहां पर पहुंच जाता है। सुनील को देखकर सोयून शॉक हो जाती है और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 6 के शुरुआत में सुनील उसी लड़के को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है जिस लड़के ने सोयून को वो फोटो भेजी थी। डॉक्टर पूछता है ये सब कैसे हुआ। सुनील बताता है वो 3rd फ्लोर से कूद गया और नीचे गिरते वक्त उसको मेटल में चोट लग गई। नर्स उसे एक डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए बोलती है और पूछती है क्या ये तुम्हारी फैमिली है, तो सुनील हाँ बोलता है। फिर वो उसी रूम में जाता है जहाँ पर सोयून थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। सोयून उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी टाइम पर उस लेडी को कुछ होने लग जाता है, इसीलिए सुनील सीपीआर देकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर सोयून को याद आता है कि उसके बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ था। गुणवू के टाइम पर वो बहुत परेशान हो गई थी जैसे सुनील अभी परेशान हो रहा है। ये सब देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है। सोयून को अपने लाइफ का एक एक मेमोरी याद आने लग जाता है जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। प्रेजेंट में डॉक्टर्स ने उस लेडी को बहुत ही मुश्किल से बचा लिया था। फिर थोड़ी ही देर के बाद सोयून उससे पूछती है तुम वहाँ पर वैसे क्यों बिहेव कर रहे थे। सुनील कहता है मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। वो पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो सुनील पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है मैं यहाँ पर किसी को ढूंढते हुए आई थी। उसी टाइम पर वो सुनील के कपड़े पर खून देखती है। वो पूछती है ये सब क्या हुआ, लेकिन सुनील उसे इग्नोर कर देता है और कहता है तुम सबके मैटर्स में घुसना बंद करो। जस्ट बिकॉज तुमने मुझे वो डायरी दे दी इसलिए तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे लिए कुछ भी मीन करती हो। फिर सोयून उसी लेडी के बारे में तेओ से पूछती है। तेओ बताता है फिलहाल वो डेंजर से बाहर है। सोयून पूछती है क्या उस लेडी के उठने की कोई उम्मीद नहीं है। तेओ बताता है शायद नहीं है क्योंकि वो बहुत सालों से ऐसे ही लेटी हुई है, उसका ब्रेन डैमेज हुआ है, लेकिन कभी कभी कोई मिरेकल हो जाता है। सोयून पूछती है उसकी कोई फैमिली है क्या। तेओ बताता है उसका एक बेटा है। अब सोयून को ऐसा लग रहा था कि उस लेडी के बेटे ने उसे वो फोटो भेजा होगा। अगले सीन में हम सुनील को देखते हैं जो बहुत ही अग्रेसिवली एक्सरसाइज कर रहा था। तभी वहाँ पर सूजिन आती है। वो उसे कहती है मैंने तुमसे पहले भी कहा है तुम इतने अग्रेसिवली एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर वो उसी लड़के के बारे में पूछता है। सूजिन बताती है उसकी सर्जरी हो गई है लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया है। सूजिन उससे पूछती है तुम उस लड़के को क्यों ढूंढ रहे थे, वो तुम्हारे लिए कुछ मीन भी नहीं करता है। तभी सूजिन बताती है जब हम दोनों अपने कमजोर हार्ट की वजह से एडमिट हुए थे उस टाइम पर मैं बहुत डर गई थी। अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं सर्वाइव भी नहीं कर पाती। दूसरी तरफ सोयून को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस लड़के ने उस फोटो के पीछे वो साइट का नाम क्यों डाला होगा। वो दोबारा से उसी आर्टिकल को पढ़ती है जहाँ पर उसी लेडी के एक्सीडेंट के बारे में लिखा हुआ था। उसे याद आता है उस रिपोर्टर ने कहा था कि उसे ऐसा लगता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। इसीलिए सोयून उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उस लेडी का एक्सीडेंट हुआ था। वो उस सीन को इमेजिन करने की कोशिश कर रही थी कि कैसे उस लेडी का एक्सीडेंट हुआ होगा, जबकि वो एरिया बिल्कुल भी एक्सीडेंट प्रोन नहीं था। वहाँ पर लोग आराम से वॉक करके जाते थे लेकिन इतने कम पॉसिबिलिटी में भी उसका एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब यही है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। वहाँ के साइन बोर्ड पर लिखा भी है कि इस एरिया की स्पीड लिमिट बस 30 किलोमीटर पर आवर है और 30 के स्पीड पर इतना अग्रेसिव एक्सीडेंट हो जाना, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर है। दूसरी तरफ सुहो सोह्यून की मॉम से मिलने के लिए आया था। वो कहता है मैं जानता हूँ कि ये कोई गलती नहीं थी। वो बताता है कि ये बस एक ही बार हुआ था, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सोह्यून की मॉम कहती है गुणवू के जाने के बाद तुम्हें रेजिस्ट करना चाहिए था। उस टाइम पर सोह्यून ऐसे कंडीशन में थी और तुम वो सब कर रहे थे। सुहो कहता है उसने भी अपने बेटे को खोया था और उसे डर था कि वो सोह्यून को भी खो देगा। वो कहता है उसी ने उस इंसान को मार देना चाहिए था तो सोह्यून को जेल नहीं जाना पड़ता, उसके जगह पे वो खुद ही चला जाता। वो कहता है उसने इस चीज को रोज रिग्रेट किया और खुद के ऊपर इल्जाम लगाया। वो रोज अल्कोहल के नशे में धुत रहता था, उसे पता भी नहीं था कि वो
वो क्या कर रहा है। और फाइनली जब वो अपने सेंसेस में आया, उस टाइम पर उसके साथ कोई भी नहीं था। उसका पूरा घर खाली था, ना वहाँ पर गुणवू था ना ही सोह्यून। उसी टाइम पर हम देखते हैं सोह्यून बाहर से उसकी सारी बातें सुन रही थी। ये सब सुन के उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वहाँ से वो यूरी के स्टोर पर उससे मिलने के लिए आती है। यूरी एकदम से भागते हुए उसके पास आती है। सोह्यून को याद आता है बचपन में भी वो ऐसा ही करती थी। वो सोह्यून को देखकर बहुत खुश हो जाती थी। फिर वो दोनों वहीं पर आते हैं जहाँ पर वो बचपन में स्कूल जाते थे। वो कहती है जब बचपन में उसके साथ कोई भी नहीं होता था उस टाइम पर तुम मेरे साथ रहती थी। तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों थी? सोह्यून कहती है तुम मेरे लिए बिल्कुल एक गिफ्ट की तरह थी। इस तरफ सोह्यून की मॉम सुहो को बताती है कि सोह्यून तुम्हारे घर जा चुकी है। ये सुनते ही वो अपने घर पहुंचता है। सोह्यून उसे कहती है तुमने हमारे ट्रस्ट को तोड़ा है। तुम्हें बता देना चाहिए था कि तुम्हारा अफेयर हमारी नेबर के साथ था। तुम्हें इस बात का डर था कि तुम मुझे खो दोगे, इसीलिए तुमने नहीं बताया। लेकिन तुमने इस बात को छुपा के मुझे और तकलीफ दी है। जो तकलीफ तुमने मुझे दी है वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है। ये हमेशा ही मेरे दिल में रहेगा। मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम लगेगा इस रिलेशनशिप को रिकवर करने में, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर थोड़ी ही देर के बाद सोह्यून के पास एक मैसेज आता है। मैसेज में उसी एक्सीडेंट केस की फाइल थी। उस केस फाइल में लिखा था कि जिस आदमी ने उस लेडी का एक्सीडेंट किया था वो अपनी गाड़ी को 115 के स्पीड से चला रहा था। ये पढ़ते वो उसी रिपोर्टर को कॉल करती है। वो बताती है कि मैं उसी एक्सीडेंट साइट पे गई थी और उस एरिया में स्पीड लिमिट बस 30 किलोमीटर का है, लेकिन रिकॉर्ड में मेंशन किया है कि वो आदमी 115 के स्पीड से गाड़ी चला रहा था। सोह्यून उससे पूछती है क्या उस आदमी को उस एरिया के बारे में नहीं पता था? तो रिपोर्टर कहती है नहीं, वो आदमी तो उसी नेबरहुड का था। उसे उस एरिया के बारे में बहुत ही अच्छे से पता था। सोह्यून उससे पूछती है आपने ऐसे क्यों बोला कि वो एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर था? रिपोर्टर कहती है चीजों को देखकर मुझे ऐसा लगा और उस लेडी यूनमिन का बेटा उस एक्सीडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पर वो सुनील के मैसेजेस देखती है। उसने उसे बहुत सारे मैसेजेस किए थे पर सुनील ने सामने से कोई रिप्लाई नहीं किया था। तभी उसे याद आता है सुनील ने उससे कहा था कि तुम सबके मैटर में घुसना बंद करो। जस्ट बिकॉज तुमने मुझे वो डायरी दे दी है इसका मतलब तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे लिए कुछ मीन करती हो? दूसरी तरफ हम तेओ को देखते हैं। उसे याद आता है कि सुनील उस लेडी को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था। उसे ऐसा लगता है कि उसने सुनील को कहीं तो देखा है। उसी टाइम पर उसके पास एक छोटी सी बच्ची आती है। वो कहती है कि वो सर्जरी नहीं करवाएगी क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा है। तभी वहाँ पर सूजिन आती है। वो उस बच्ची से कहती है कि उसने भी सर्जरी करवाया था। फिर वो उसे एक गिफ्ट भी देती है। ये सब देखकर वो बच्ची चीयर अप हो गई थी, इसीलिए वो सर्जरी करवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी चक्कर में उन दोनों के बीच में बातचीत हो जाती है। फिर जब वो वहाँ से निकल रही होती है तो वो नोटिस करती है कुछ लोग उस लड़के को ढूंढते हुए वहाँ पर आए हैं। ये वही गुंडे थे जो उसके पीछे पड़े हुए थे। ये सुनते ही वो दोबारा से उसी लड़के के रूम में जाती है और सुनील को कॉल करके सारी बातें बताती है। दूसरी तरफ तेओ सोह्यून को कॉल करके पूछता है जिस लड़के ने उस लेडी को सीपीआर दिया था उसके साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है? उसी टाइम पर वो सुनील को ऊपर की तरफ भागता हुआ देखती है। तेओ बताता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सुनील को पहले कहीं देखा है। इस तरफ सारे गुंडे मिनह्यूक के रूम में पहुंच गए थे। वो सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए थे क्योंकि उसने इन लोगों से 25 मिलियन पैसे लिए थे। इन लोगों को कैसे भी करके अपने पैसे वापस चाहिए थे, इसीलिए वो लोग फोर्सफुली एक डॉक्यूमेंट पर उसका फिंगरप्रिंट लेने लग जाते हैं। लेकिन ठीक उसी टाइम पर सुनील वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कहता है तुम लोग खुद को इंसान बोलते हो, और वो उस डॉक्यूमेंट को फाड़ देता है। कहता है इसको अभी तक होश भी नहीं आया है। गुंडे उससे पूछते हैं तुम हो कौन, और वो लोग उसे मारने के लिए आते हैं। लेकिन सुनील पहले ही सबको मारने लग जाता है। उसी टाइम पर उन गुंडों का लीडर कहता है तुम तो वही हो ना जिसने हमारे अगेंस्ट कंप्लेन किया है, और तुम ही मिनह्यूक को वहाँ से लेकर गए थे। इसका मतलब तुम दोनों मिले हुए हो। सारे ही लोग उसको मारने लग जाते हैं और वो भी खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर सोह्यून आती है। वो देखती है कि सारे गुंडे मिलकर सुनील को मार रहे हैं। वो उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम हमेशा के लिए ऐसे नहीं रह सकते हो, तुम अपनी लाइफ ऐसे नहीं जी सकते हो। सुनील उससे कहता है तुम खुद को क्या समझती हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी फैमिली हो, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। सोह्यून कहती है तुम्हें हमेशा ही कहीं ना कहीं चोट लगता रहता है, तुम कोई तोड़ फोड़ मचाते रहते हो। कम से कम अपने पेरेंट्स के बारे में तो सोचो, मैं तुम्हें और ऐसी हालत में नहीं देख सकती हूँ। सुनील कहता है तुम मुझे एडवाइस देने वाली होती कौन हो? वो कहता है तुम बस एक मर्डरर हो, इसीलिए अपने काम से काम रखो। ये सुनकर सोह्यून को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। ये सब सुनकर वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि गुणवू उसको बुला रहा है और वो टाइम पर नहीं पहुंच पाई। फिर अगले दिन सुहो सोह्यून से पूछता है क्या हमें यहाँ
यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए। इस घर में गुणवू की बहुत सारी मेमोरीज है। सोयून कहती है हम चाहे कहीं भी चले जाएं, गुणवू की मेमोरीज नहीं भूल पाएंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि गुणवू के रूम में कोई और आकर रहने लग जाए। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही पॉलिटिशियन जूसुक किसी आदमी को सपोर्ट करने के लिए आया था, जो आदमी बहुत दिनों से क्रेन पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहा था। इस टाइम पर किम जुन यहाँ पर नहीं था, बल्कि वो उसी आदमी की बेटी को सपोर्ट करने के लिए उसके स्कूल गया था, जो आदमी प्रोटेस्ट कर रहा था। ये सारा न्यूज सुहो अपने चैनल पे कवर कर रहा था। यहाँ पर किम जुन की अच्छी इमेज दिखाई जा रही थी। इस तरफ से किम जुन ये सारी न्यूज देख रहा होता है। उसकी सेक्रेटरी बताती है कि आपको बहुत सारे सपोर्टर्स आ रहे हैं, लेकिन जो फीमेल वोटर्स हैं वो दूसरे पॉलिटिशियंस को सपोर्ट कर रहे हैं। उसी टाइम पर वो सुहो के बारे में पूछता है तो उसकी सेक्रेटरी उसे एक आर्टिकल दिखाती है। उस आर्टिकल में ये लिखा था कि सुहो के बहुत सारे फीमेल सपोर्टर्स हैं और वो उन लोगों का फेवरेट जर्नलिस्ट है। अब उसे मेल और फीमेल वोट मैच करवाना था, इसीलिए वो ये काम भी सुहो से करवाने का सोचता है। फिर अगले सीन में सोयून सुन्यूल के लिए खाना लेकर जाती है। वो कहती है मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। वो कहती है मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं तुम्हारे लाइफ में इंटरफियर करूँ, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने उस दिन मेरे साथ वैसा बिहेव क्यों किया। सुन्यूल कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था क्योंकि आज तक मैंने सिर्फ तुमसे लिया ही है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वो बताता है कि उस दिन उस लेडी का बेटा भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट था। उसे देखकर मुझे अपनी याद आ गई। मुझे नहीं लगता कि उसे अपनी मॉम को खोना चाहिए, उसने ऑलरेडी अपने डैड को खो दिया है, इसीलिए मैंने उस दिन वैसा बिहेव किया। अगर तुम चाहो तो तुम उससे मिल सकती हो। मैं जानता हूँ मैंने कल तुम्हारे साथ बहुत ही गलत बिहेव किया। सोयून कहती है मैं तुम्हारी माफी एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। फिर सोयून वहाँ से जाने लग जाती है तो सुन्यूल कहता है तुम्हारी गाड़ी का टायर ठीक नहीं लग रहा है, तुम वहाँ पर वेट कर लो, मैं उसे ठीक कर दूंगा। उसी टाइम पर सुन्यूल देखता है कि सोयून आसमान की तरफ देख रही थी। तभी सुन्यूल एक ऐप के थ्रू बताता है कि ये साइन पाइसिस का है। वो बताता है एक बार गॉडेस ऑफ लव अपने बेटे के साथ कहीं जा रही थी। उस टाइम पर उनके सामने एक मॉन्स्टर आ गया और गॉडेस ऑफ लव एकदम से फायर में कूद गई। ये साइन रिप्रेजेंट करता है माँ और बेटे को, जहाँ पर उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया है और वो दोनों एक दूसरे को जाने नहीं देना चाहते हैं। तो सोयून कहती है मैं बहुत ही जेलस हूँ, कम से कम वो माँ बेटे एक साथ तो हैं। सुन्यूल कहता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम दोबारा से मुझसे मिलने आओगी। सोयून उससे पूछती है क्या तुमने कभी ऐसा सोचा कि मैं तुम्हारी गार्डियन बन सकती हूँ बिना किसी कमिटमेंट के। वो कहती है मैं तुम्हारे लाइफ में इंटरफियर करना नहीं छोड़ूंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम एक प्रॉपर लाइफ जियो, तुम किसी भी चीज के बारे में मुझसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुन्यूल पूछता है तुम हमेशा ही इतनी अच्छी रहती हो क्या। सोयून के वहाँ से जाते ही किम जुन की सेक्रेटरी सुन्यूल को मिलने के लिए बुलाती है। वो उसे सुहो का डॉक्यूमेंट्स देती है और कहती है इस पे नजर रखो। उसी टाइम पर हम उसी डिटेक्टिव को देखते हैं जिसको सुहो ने हायर किया था। वो उन दोनों को दूर से देखकर उनकी फोटोज क्लिक कर रहा था। फिर अगले सीन में सोयून और सुहो एक डाइनिंग में आए हुए थे जहाँ पर वहाँ के शेफ्स फायरवर्क कर रहे थे। फायर को देखकर सोयून को याद आता है जब वो सुन्यूल से मिलने के लिए गई थी तब वो जंकयार्ड में बहुत ही आराम से आग जला रहा था और जहाँ तक सोयून को पता था उसे सुन्यूल के बारे में यही पता चला था कि उसे तो आग से डर लगता था क्योंकि उसके पेरेंट्स की मौत आग में जलकर हुई थी। ये सब याद करके वो एकदम से कंफ्यूज हो जाती है। उसे याद आता है कि सुन्यूल के हाथों पर कोई भी जलने का स्कार नहीं था, जबकि उसने उस आर्टिकल में पढ़ा था कि जिस लड़के ने उस आग में सरवाइव किया था उसके शोल्डर पर बहुत ही सीवियर 3rd डिग्री बर्न्स हुआ था। दूसरी तरफ हम सुन्यूल को देखते हैं जो वही शूज पहनकर जा रहा था जिस शूज वाले आदमी ने सोयून को वो फोटो भेजी थी। वो यहाँ पर उसी लेडी से मिलने के लिए आया था जो हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो उस लेडी को मॉम कह के बुलाता है, यानी कि वो लेडी उसकी मॉम है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है जो हमें आगे के एपिसोड्स में रिवील किया जाएगा। दूसरी तरफ सोयून मन में कहती है कि सुन्यूल आखिर तुम हो कौन, और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।